अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक कंप्लीट नावल आपके लिए लाई हूँ। इसका नाम है इश्क ना तमाम। अज़ कलम कुर्रतुल ऐन खुर्रम हाशमी। तो फिर सुन लीजिए। अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता? बाप की जागीर समझ कर सड़क पर गाड़ी चला नहीं बल्कि उड़ा रहे थे। अचानक एक सफ़ेद रंग की सिटी ने तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाते इशारा बंद देकर फ़ौरन ब्रेक लगाई थी, तो आगे खड़ी नई नकोर करोला से जा टकराई। करोला में बैठे दोनों नौजवान लड़कों को हार्ट अटैक होते होते बचा। दोनों छलांग मारकर गाड़ी से नीचे उतरे। इस वक्त सड़क पर रश ना होने के बराबर था। दोनों लड़के हैरान थे कि पीछे वाली गाड़ी पर क्या उफ्ताद आ पड़ी कि खाली रास्ता देखकर भी दुरुस्त ब्रेक नहीं लगाई, और इनकी नई नवेली अप्लाइड फॉर गाड़ी को सड़क पर पहली बार निकलते देखकर ठोक दिया। दुबले पतले लड़के ने आस्तीन चढ़ाते गुस्से में बुड़बुड़ाते तेज़ी से बंद शीशे पर गुस्से से दस्तक दी, तो गाड़ी में बैठे शख्स ने बेजारी से शीशा नीचे किया था। गाड़ी में बड़ी शेप बेजार शक्लो सूरत का 24-25 साल का लड़का बैठा हुआ था। इसे देखते ही दोनों गुस्से में बोलना शुरू हो गए। भाई गलती हो गई है, नुकसान भर दूंगा, ये मेरा पता है, कल राब्ता कर लें, अभी बहुत जल्दी में हूँ मैं। गाड़ी में बैठे शख्स ने जल्दी से कहा और एक कार्ड इनकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे पहले नौजवान ने थाम लिया और गौर से देखते चौंक गया। ओए तुम हमें पागल समझते हो, ज़रा बाहर तो निकलो, अभी बताते हैं तुझे। दूसरे नौजवान ने अपनी सिंगल पसली को फुलाते हुए कहा, तो गाड़ी में बैठे लड़के ने गहरी सांस ली। बाहर निकलते हो या नहीं? दूसरा लड़का पूरी कुव्वत से चिल्लाया। गाड़ी में बैठा शख्स पहले गुस्से से भरा बैठा था। लगता है ऐसे नहीं मानोगे, वो बुड़बुड़ाया और गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और अपनी शर्ट के आस्तीनों को चढ़ाते हुए इन दोनों को चैलेंज करने वाले अंदाज में देखा था। तब तक पहला नौजवान कार्ड पर लिखा तारू पढ़कर घबरा गया और अपने साथी का हाथ पकड़कर पीछे किया। देखने में तो काफ़ी समझदार लगते हैं। चिलचिलाती धूप में खड़े 20 साला नौजवान ने गौर से सामने खड़े 6 फीट के कसरती जिस्म के मालिक को देखा, जो गुस्से में इन्हें घूर रहा था। फराज यार, तुम डरो मत, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाते हैं, दूसरे नौजवान ने उछलते हुए कहा। ओए अहमक, आर्मी का बंदा है, इसका एक हाथ ही हमारे लिए काफ़ी होगा। फराज ने मध्यम लहजे में अपने साथी वकास को डपटा। ये कार्ड पर लिखा है। वकास ने घबरा कर पूछा। हाँ हाँ, मगर सामने वाले की बॉडी तो देख। अगला सख्त जान है, हम सिंगल पसली। खामोशी से पैसे पकड़, निकल यहाँ से। फराज ने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो वकास ने भी सर हिलाया। फराज गला खनकार कर आगे बढ़ा। दरअसल भाईजान, ये गाड़ी मेरे वालिद साहब ने कुछ दिन पहले ख़रीदी है। आज दोनों कज़न सैर करने निकले जब आपने मार दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है जब हमारी टक्कर अचानक ही हो गई। भला इसमें किसी का क्या कसूर? फराज ने सामने खड़े शख्स को गुस्से से घूरते देखा तो हकला कर कहने लगा, मुझे अलिफ लैला मत सुनाओ, कल आकर बात कर लेना। वो कहता वापस मुड़ा और तेज़ी से गाड़ी भगा कर ले गया। ऐसा लगता है किसी ख़ास मिशन पर है अपना फ़ौजी भाई। फराज ने हमदर्दी से कहा, अपना तो नुकसान कर दिया ना। वकास ने मुंह बनाकर कहा। दोनों बुड़बुड़ाते अपनी नई ज़ख्मी शुदा गाड़ी की तरफ बढ़ गए। घर जाकर हम यही बताएंगे कि आज हमने एक फ़ौजी का अहम मिशन में साथ देकर ये नुकसान उठाया। गाड़ी तो और भी आ जाएंगी, फ़ौजी भाई का मिशन मुकम्मल होना चाहिए। फराज ने अकीदतमंदी से कहा, मगर वो तो सादा कपड़ों में था, आर्मी यूनिफॉर्म में मिशन पर जाता। वकास ने कार्ड गौर से देखते हुए कहा, बेवकूफ़, खुफिया मिशन पर ऐसे ही जाते हैं। क्या नाम है अपने फ़ौजी भाई का? फराज ने याद करते हुए कहा, कैप्टन आफ्ताब अली ख़ान। वकास ने जल्दी से नाम पढ़कर बताया। वाह, शख्सियत की तरह नाम भी दमदार है। फराज ने मुतासिर अंदाज में कहा। दोनों खुद को खुफिया एजेंट का अहम सहूलतकार समझते हुए घर की तरफ रवाना हुए थे। ये वाले रिंग्स अच्छे लग रहे हैं। वैसे अगर तुम्हारा ड्रेस पहले देखा होता तो इसके साथ पहनने के लिए अपना कुंदन का सेट ले आती, बहुत ज़बरदस्त लगता, मगर अब फैसलाबाद से कौन लाए। खैर छोड़ो तुम। ऐना जो मोबाइल हाथ में पकड़े मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रही थी, बोलते एकदम चुप हो गई। फ्लोर कुशन पर बैठी अंजला का सारा ध्यान कालीन पर बने डिज़ाइन की तरफ था। वो उदास थी या गुमसुम। 2 दिन से मैं क्या ऐना को महसूस तो हो रहा था, मगर वो भी ठीक से फैसला नहीं कर सकी। इस ढलती शाम में इस वक्त घर में अंजला और ऐना के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। दोनों बहनें लाउंज में बैठी शादी में पहनने वाले कपड़ों और ज्वेलरी को डिस्कस कर रही थी। ऐना ने मुख्तलिफ डिज़ाइन की तस्वीरें अपने मोबाइल में महफूज की थी, जो अब अंजला को दिखा रही थी, मगर अंजला किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रही थी।
اس سے پہلے کہ اینا مزید کچھ اور کہتی، بیرونی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ انزلہ کے ساتھ اینا بھی چونک گئی۔ سامنے سفر کی دھول میں ہٹا چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری لیے کیپٹن آفتاب کھڑا تھا۔ آفتاب، تم پنڈی سے واپس کب آئے؟ اینا نے حیرت سے پوچھا۔ چند لمحے پہلے ہی، کیپٹن آفتاب نے دانت پیس کر کہا۔ اینا حیران سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی آگے رہ گئی۔ اسے دیکھتی انزلہ نے فوراً سر جھکا لیا، جیسے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا چاہ رہی ہو۔ آفتاب لمبے لمبے ڈگ بھرتا انزلہ کے پاس آ کر رک گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میرا دل کوئی سڑک پر پڑا ہوا پتھر ہے جسے تم بہت آرام سے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاؤ گی؟ انزلہ، ملک یہ مت بھولنا، یہ آفتاب علی خان کا دل ہے جو اپنی زندگی اپنے دل میں آنے والوں کو اتنی آسانی سے تو کیا کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ آفتاب نے غصے سے کہا تو انزلہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، یہ بھی مت بھولو کہ انزلہ ملک بھی کوئی چیز نہیں ہے جسے تم اپنی مرضی پسند سے اپنے گھر میں سجانا چاہتے ہو۔ انزلہ کے لہجے میں چڑچڑاہٹ بہت واضح تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں کوئی حق نہیں کہ میری محبت کی توہین کرو۔ خود کو کسی بھی عام چیز سے ملا کر تم نے اپنی نہیں میری بے عزتی کی ہے۔ انزلہ آفتاب علی خان کے لیے کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں جان سکے گی۔ آفتاب نے دانت پیس کر کہا۔ انزلہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ آفتاب، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اینا نے نم آنکھوں والی انزلہ اور غصے میں بھرے آفتاب کی طرف دیکھا۔ اینا آپی، میں شاید ساری دنیا کو اپنی بات سمجھا بھی لوں مگر اس کوڑ مغز اور جاہل لڑکی کو کبھی نہیں سمجھا سکوں گا کہ یہ میری محبت نہیں، میرا جنون، میرا عشق ہے اور میں اس کا سایہ بھی کسی کو نہ دوں، اور یہ سمجھتی ہے میں اتنی آسانی سے اس کا رشتہ کسی سے ہونے دوں گا؟ آفتاب نے غصے سے کہا، تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینا اسے روکتی ہی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد گہری سانس لیتی ہوئی انزلہ کی طرف مڑی جو روتے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اینا آپی، اینا نے نرمی سے اس کا سر تھپکا، تو یہ وجہ تھی تمہاری خاموشی کی؟ اینا کی خود کلامی انزلہ کے کان کو چھو کر گزری۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم اور آفتاب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کب آفتاب سے محبت کے عہد و پیمان کیے؟ انزلہ نے منہ بنا کر کہا۔ شکر ہے اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں، ورنہ کیا سوچتے؟ اینا نے فکر مندی سے انزلہ کی طرف دیکھا جو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ انزلہ اور آفتاب، اینا نے حیرانی سے خود کلامی کی۔ لڑک پن سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے، کودتے، اسکول جاتے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے۔ کیا ہو رہا ہے زوجہ محترمہ؟ لگتا ہے شوہر نامدار کی یاد نہیں آ رہی۔ اینا سونے سے پہلے چہرے پر نائٹ کریم لگا رہی تھی جب جواد کی کال آئی۔ اینا موبائل کان سے لگائے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یاد کیوں کرنا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے؟ اینا نے اپنا لہجہ حد الامکان سرسری سے رکھنے کی کوشش کی۔ اندر سے اس کا دل شوہر کی توجہ پا کر کھل اٹھا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، کسی کو یاد کرنے کے لیے میلوں اور سالوں کا فاصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ دوسری طرف سے فوراً تائید کی گئی تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم آرام کرو، سوئٹ ڈریمز، جواد نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ گڈ نائٹ، سوئٹ ڈریمز۔ میسج بھیج کر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی۔ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے مسلسل جواد کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میسج ٹون بجی، وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھتے تیزی سے مڑی، موبائل ہاتھ میں پکڑ کر مسکرانے لگی۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اینا کا چہرہ محبت کی روشنی سے ایک دم روشن ہو گیا تھا۔ ملک ہاؤس کے لاڈلے اور ہنس مکھ بیٹے مرتضیٰ کی شادی کی تیاریاں اپنے اختتامی مراحل میں تھیں۔ شادی کے فنکشن کے پلان بنائے جا رہے تھے جس میں دولہا میاں سب سے آگے تھے۔ گھر کی سجاوٹ سے لے کر کھانے کے مینیو، ہر چیز تقریباً فائنل تھی۔ مہمانوں کی لسٹ تیار ہو رہی تھی جس میں مرتضیٰ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی اعتراض کا نقطہ نکال کر سامنے لا رہا تھا۔ آنٹی پروین کو کیوں بلائیں؟ انہوں نے ہمیں اپنے پوتے کے عقیقے کا بلایا تھا۔ اس لیے بیٹا جی، ہم ان کے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی شادیاں بھگت چکے ہیں۔ اب بچوں کی پیدائش سالگرہوں میں جانے کا حوصلہ کہاں سے لاتے؟ شیلا ہنس پڑی۔ اچھا، یہ عذرا آنٹی نے اپنی بیٹی کی شادی میں گرم بوتلیں پیش کی تھیں، انہیں کیوں بلائیں؟ اب دیکھو، وہ اور اینا ہنس پڑی تھی۔ انزلہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہونے والا دولہا اپنی زبان کے جوہر تو دیکھے، پورے خاندان سے لڑوانے کو تیار بیٹھا ہے۔ فرحت بیگم نے گھورا۔ مرتضیٰ کھسیانا سا رہ گیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ملک ہاؤس میں رون کے گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ شہلا بڑی بہو ہونے کی ساری ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے نبھا رہی تھیں۔ فرحت بیگم کی ایک آواز پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی۔ فرحت بیگم اور شہلا میں مثالی ذہنی ہم آہنگی تھی۔
कितनी मुतमईन और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी थी इन सब की। अंजला के लब हंस रहे थे, मगर इसका दिल एक बेनाम सी बेचैनी और दर्द से बोझल था। वो अपने दिल में फैलते दर्द से बखूबी वाकिफ थी। वो घंटों गुमसुम बैठी रहती, सोचती रहती, मोहब्बत का एहसास अगर इतना दिल फरेब है तो मोहब्बत खुद कैसी होगी। मोहब्बत के ज़माने में उम्र बिताना कितना खुशकुन एहसास होगा। अंजला जितना सोचती इतना ही मोहब्बत की तह में उतरती जाती, मगर इसे मोहब्बत के पहले गुलाबी पहर में ही जुदाई का जान गुसल लम्हात सहने को मिल गए थे। ये सब कुछ बहुत अचानक सा था। वो बहुत खुश थी। मुर्तज़ा और सना की शादी की तारीख तय होने पर ऐना और शैला भाभी के साथ मिलकर कितने प्लान की बना लिए थे। फिर न जाने कैसे बाबा और मम्मा को इसकी शादी की जल्दी पड़ गई और बाबा के एक करीबी दोस्त अब्दुल रहमान के इकलौते और अमेरिका पलट बेटे अली का प्रपोज़ल फ़ौरन कबूल कर लिया गया। मुर्तज़ा की मेहंदी से एक दिन पहले इसका निकाह मुकर्रर हो गया। रुखसती 1 साल बाद होना करार पाई। ये सब कुछ इतनी जल्दी आनन फानन हुआ कि अंजला हैरान आंखों से देखती ही रह गई। वालिदैन के मान के आगे इसके लब खामोश रह गए। मगर जब आफताब तक ये खबर पहुंची तो गुस्से में पागल होता इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसकी रगों में बहने वाले खून ने फौजी जुनून शिद्दत से जोश मार रहा था। अंजला को इससे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। समझता क्या है खुद को, अंजला ने कई बार गुस्से में खुद से कहा था। इनके पड़ोस में रहने वाला आफताब कुछ महीने पहले कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुआ था। इन दिनों इसकी पोस्टिंग पिंडी में थी, जबकि आफताब के वालिदैन पिछले 2 महीनों से अमेरिका छोटी बेटी के पास गए हुए थे। इसकी गैर मौजूदगी में अंजला किसी और के नाम कर दी गई तो कैप्टन आफताब ने हारना कब सीखा था। यह खबर सुनते ही इसने अपने घर में एक तूफ़ान उठा दिया। मॉम डैड, मुझे नहीं पता, आप लोग फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और बस। आफताब कमरे में यहाँ से वहाँ चलते फ़ोन कान से लगाए गुस्से से लब भींचे दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुन रहा था। एंग्री यंग मैन, थोड़ा हौसला रखो। जैसे टिकट मिलेगी हम पहली फ़्लाइट से पहुँच रहे हैं, तब तक खुद पर काबू रखो। रिटायर्ड कर्नल खावर अली खान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, डैड हौसला बहुत है आपके बेटे के पास, फ़िक्र मत करें। आफताब ने लापरवाही से कहा, आफताब बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हारे बार बार कहने पर मैं अंजला के घर रिश्ता लेकर नहीं गई। मैंने सोचा कि मरियम से मिलकर जब वापस पाकिस्तान आऊँगी तब पहला काम यही करूँगी, मगर मेरी भूल थी। अच्छी लड़कियाँ कब ज़्यादा देर तक माँ बाप के घर बैठी रहती हैं। मगर अंजला तो अभी बहुत छोटी है, MSc के पहले साल में है, इतनी जल्दी क्या है? फराह ने उलझते हुए कहा। आफताब माँ की परेशान आवाज़ सुनकर नर्म पड़ गया। इट्स ओके मॉम, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, बस आप लोग आ जाएं। आफताब ने माँ को दिलासा दिया। इसी वक्त माँ के हाथ से मरियम ने फ़ोन पकड़ लिया। हीरो साहब, बड़ी जल्दी में हो, देखो मेरे बगैर तुम्हारी मंगनी शादी का कोई भी फंक्शन नहीं होगा। मेरा बेटा तुम्हारा शहबाला बनेगा। और ओहो, अभी तुम्हारे बेटे को दुनिया में आए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम इसे शहबाला बनाने पर तुली हो, जाहिल माँ। आफताब ने इसकी बात काटते इसे चिढ़ाया। मरियम हस्बे तवक्को जज्बाती हो गई। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हो, तुम इतने बदल गए आफताब। मगर मैं फिर भी तुम्हारी बहन हूँ, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगी। मरियम के कहने पर आफताब मुस्कुराने लगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और अंजला के बारे में सोचने लगा। आज से पहले इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो अंजला से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। तीखे ने नक्श से सजा संदल जैसे रूप के साथ वो न जाने कब इसके दिल पर काबज़ हो गई थी और वो अनजान रहा। आफताब तो इसे कई सालों से देखता चला आ रहा था। इनके घर के साथ वाला घर जो था, अच्छे पड़ोसियों की तरह दोनों घरानों में आना जाना लगा रहता था। कर्नल खावर और मिसेस फराह खावर की बहुत अच्छी दोस्ती थी अंजला के वालिदैन से। आफताब कैडेट कॉलेज से कामयाब कामरान लौटा तो इसके वाइजाज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जहां अंजला पर एक सरसरी से नज़र डालने के बाद वो चौंक गया। इसे याद नहीं आज से पहले कभी इसने अंजला को सफ़ेद लिबास में देखा था। शायद देखा हो, मगर आज इसे सफ़ेद लिबास में देखकर कितनी देर गुमसुम खड़ा रहा। फिर कई दिन गुजर जाने के बावजूद वो सफ़ेद परीस के तस्वर के आसमान पर मोहब्बत के पर लगाए उड़ती रही। अंजला को देखकर इसकी आंखें मोहब्बत के रंगों से सज जाती हैं। अंजला ने जब पहली बार सरसरी अंदाज में आफताब की बोलती आंखों में देखा तो ठिठक कर रह गई। आंखों की बोली में अजीब कशिश थी, एक तपिश थी जो वजूद को अनदेखी आग में जलाने लगी थी। न जाने एक ही चेहरे पर रुक जाती आंखें अपनी, जबकि हर खुशगुमान की तरह आफताब को यकीन था कि वो मोहब्बत में फाते ठहरेगा। मगर जहाँ मोहब्बत तेज़ी से जगह बनाती है वहाँ किस्मत का हेर फेर भी लम्हों में अपना चक्कर चलाने लगता है।
अंजला के निकाह के बारे में से जवाद से पता चला ऐना की शादी पर आफ्ताब की जवाद से अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। दोनों के दरमियान अक्सर मैसेज पर बातचीत होती। ऐना अंजला और मुर्तज़ा की शादी की तैयारियों के लिए लाहौर जा चुकी है। ये सुनते ही आफ्ताब बगैर कुछ सोचे समझे छुट्टी लेकर पिंडी से भागा लाहौर आया और आते ही अंजला के घर पहुंच गया। बाद में इसे अपनी हिमाकत का एहसास भी हुआ, मगर वो ऐसा ही था, गुस्से और जज्बात में कदम उठाने वाला। इसी जज्बातियत में अक्सर काम बिगाड़ लेता था। जैसे अभी अपने गुस्से की वजह से अंजला को बदगुमान कर गया था। मॉम डैड आ जाएं तभी कुछ होगा, आफ्ताब ने बेयकीनी से सोचा था और बेचैनी बहुत थी उसे। अंजला तुम तैयार हो? ऐना ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए सवाल किया तो सामने परेशान चेहरा लिए अंजला तैयार खड़ी थी। गुड गर्ल, अंजला को नफासत सलीके से तैयार देखकर ऐना ने सराहा। ऐना आप ही? अंजला ने जल्दी से ऐना का हाथ थामा, इसके हाथ ठंडे हो रहे थे। तुम इतना डर क्यों रही हो? अली तुम्हें खा तो नहीं जाएगा? ऐना आप ही प्लीज़ आप साथ चलें। बेवकूफ़ लड़की, अली ने तुम्हारे साथ निकाह का ड्रेस पसंद करने का शायद इसीलिए कहा ताकि कुछ वक्त अकेले में गुजार सके, तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। बेफिक्र हो, अली की मम्मा भी साथ ही होंगी। ऐना ने तसल्ली दी तो अंजला को हौसला हुआ। कुछ देर के बाद दुबला पतला सांवले रंग का अली और इसकी मॉडर्न मम्मा तबस्सुम अंजला को पिक करने आ गई। फिक्र मत करें, अंजला का हम पूरी तरह ख्याल रखेंगे, मिसेस तबस्सुम ने मुस्कुराकर फरहत बेगम की तरफ देखकर कहा, जो बार बार अंजला को हदायत दे रही थी। जी मुझे यकीन है, फरहत बेगम ने मतानत से कहा। अंजला घबराई हुई आगे बढ़ गई। इनकी गाड़ी रुखसत हुई तो सब लोग वापस अंदर आ गए। अंजला को गए अभी आधा घंटा हुआ था। जब वो वापस लौट आई हवास बाख्ता ओड़े रंग के साथ लाउंज में बैठी फरहत, शैला, ऐना शाम की चाय पीते हुए शादी के इंतजामात को डिस्कस कर रहे थे। घर के मर्द अभी ऑफिस से वापस नहीं आए थे। अंजला को इतनी जल्दी हवास बाख्ता वापस आता देखकर सब हैरान रह गए। अंजला सब ठीक है? ऐना ने अपनी जगह खड़े होते हुए पूछा। अंजला ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर पीछे सर घुमाया। सब ने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा और चौंक गए। पीछे तबस्सुम और अली गुस्से से सुर्ख चेहरे लिए घर के अंदर आए थे। अली की शर्ट का गिरेबान फटा हुआ था, इसके बाल बिखरे और चेहरा सूजा था जैसे किसी से लड़ाई हुई हो। या अल्लाह खैर, फरहत दिलीद पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अंजला जल्दी से आगे बढ़ी और ऐना के गले लग गई। ऐना इसे थपकने लगी, वो कांप रही थी। ऐना आप ही? आफ्ताब, अंजला ने इसके कान में सरगोशी की। ऐना चौंक गई। एक लम्हा लगा इसे सारी सूरत हाल समझने में। क्या हुआ आंटी? क्या किसी से लड़ाई हुई? शैला भाभी जल्दी से आगे बढ़ी। यह तुम अपनी नंद से पूछो, किस गुंडे को मेरे बेटे के पीछे भेजा था? तबस्सुम ने गुस्से से कहा। अंजला से? फरहत और शैला ने हैरत से अंजला की तरफ देखा जो ऐना से चिपकी खड़ी थी। अंजला मेरी तरफ देखो। फरहत ने गुस्से में अंजला का हाथ पकड़कर जोर से खींचा तो फौरन ऐना से अलग हुई। अम्मी मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? वो लड़का बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था, तुमने इसे शादी का वादा किया था, तो फिर मेरे बेटे के लिए हाँ क्यों की? तबस्सुम ने गुस्से से कहा। ये बात शैला और फरहत पर बम बनकर गिरी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, फरहत ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। काश ये सच होता। आंटी प्लीज़ आप आराम से बैठे, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई। शैला जल्दी से आगे बढ़ी और इसने बहुत मुश्किल से मिन्नत समाजत करके इन दोनों को सोफे पर बिठाया। ऐना भागकर इनके लिए मैंगो जूस गिलास में डालकर ले आई। ठंडा जूस पीने से इनके गुस्से का ग्राफ थोड़ा नीचे आया। शैला ने इनके जूस पीने तक मुसलसल तसल्ली देती रही। आप बताएं हुआ क्या था? होना क्या है, हम अभी अंजला के साथ करीबी मार्केट पहुंचे ही थे जब स्पोर्ट्स बाइक पर एक अच्छी शख्सियत का मालिक लड़का अचानक हमारी गाड़ी के पास आकर रुका। गाड़ी के पास आकर इसने अंजला को नीचे उतरने का इशारा किया। तब अली फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरा। दोनों में बहस, फिर हाथापाई हो गई। वो लड़का बज़िद था कि अंजला की शादी इससे होगी। तबस्सुम ने नागवारी से कहा, ज़रूर कोई गुंडा होगा, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। आंटी ठीक कह रही हैं, कोई गली का गुंडा या आवारा शख्स होगा, वरना अंजला अगर इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होती तो हाँ क्यों करती? अली ने पहली बार कुछ कहा, मगर बहुत इत्मीनान और सुकून से। तबस्सुम ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी। आंखें किसी ख्याल के पीछे भाग रही थीं। देखा कितना आला ज़र्फ है, वो समझता है आजकल ऐसे वाक़यात होना आम सी बात है। वैसे भी हमारे घर में ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला हरगिज़ नहीं, यह रिश्ता अंजला की मर्ज़ी और पसंद से हुआ है। अली ने मुस्कुराकर सर हिलाया। शैला भाभी प्लीज़ अच्छी सी चाय पिला दें। अली ने इतनी मोहब्बत से कहा। शैला फ़ौरन सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ गई। ऐना ने हैरान परेशान से खड़ी अंजला का हाथ पकड़ा, कमरे में ले गई। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटा चले गए तो फरहत बेगम गुस्से में भरी अंजला के कमरे में आ गई।
कौन था वो शख्स? फरहत बेगम ने कमरे का दरवाज़ा खोलते सख्त लहजे में पूछा। कैप्टन आफ्ताब। अंजला के मुंह से निकले नाम को सुनकर फरहत बेगम शहला साकित सी रह गई। अपना आफ्ताब? फरहत बेगम ने बेयकीनी से दोहराया तो अंजला ने सर हिलाया। फरहत बेगम ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। अली, क्या तुम सच में अंजला से शादी करना चाहते हो? एजाज मलिक के घर से वापस आने के बाद तबस्सुम ने हैरानी से बेटे को देखा। दोनों माँ बेटा लाउंज में बैठे हुए थे। तबस्सुम ज़बरदस्ती अली को फैमिली डॉक्टर क्लिनिक पर ले गई थी और इसकी मरहम पट्टी करवा के लाई थी। हाँ, अली ने इत्मीनान से जवाब दिया। इस वक्त मुलाजमा नुसरत चाय की ट्राली के साथ वहाँ चली आई। साहब आ गए। तबस्सुम ने चाय का कप पकड़ते सवाल किया। नहीं बेगम साहिबा। नुसरत ने मुख्तसर जवाब दिया और तबस्सुम के सर हिलाने पर तेज़ी से वहाँ से चली गई। अली की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। दुबली पतली, लंबे कद, मुतनासिब जसामत की मालिक, सलीके से पहनने ओढ़ने वाली नुसरत पहली नज़र में काम वाली लगती ही नहीं थी। अली इसकी कमर के पेचो खम को देखता हुआ चाय की सिप ले रहा था। क्या सोच रहे हो? तबस्सुम ने सवाल किया तो अली ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। आप डैड से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। इनके जान से अजीज़ दोस्त एजाज अंकल की लाडली बेटी का मामला है। वो कभी भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमारे सर्कल में इतनी अच्छी मॉडर्न लड़कियां हैं, पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या शौक़ चढ़ा एक ऐसी लड़की को बहू बनाने का। संस्कारी। तबस्सुम ने संस्कारी पर जोर दिया तो अली हंस पड़ा। चले, इंडियन ड्रामे देखने से कुछ तो सीखा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटे को घोरा जो सोफे से टेक लगाकर माँ को देखने लगा। अंजला ने सबसे झूठ बोला कि वो इस लड़के को नहीं जानती, जबकि अली ने पुरस्कार अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जबकि क्या? तबस्सुम ने बेचैनी से सवाल किया। जब हम अंजला के घर पहुंचे तो उसी वक्त वो लड़का अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर साथ वाले घर के पोर्च में आकर रुका था। गेट पर मौजूद चौकीदार ने जिस तरह से देखते सलाम किया, इससे मुझे पता चला कि ये लड़का अंजला का पड़ोसी है और दोनों के दरमियान कुछ है। अली ने आराम से बताया तो तबस्सुम हैरत से इसे देखने लगी। ये सब जानने के बावजूद तुमने सब लोगों के सामने उसका साथ दिया, क्यों? तबस्सुम ने नागवारी से सवाल किया। मम्मा, क्या आप अपने बेटे को नहीं जानती? मैंने डैड से कितनी ज़िद की थी कि मैं अमेरिका में सेट रहकर मधु से शादी करना चाहता हूँ, मगर उन्होंने क्या किया? अली का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। डैड ने साफ धमकी दी कि वो मुझे अपनी तमाम जायदाद से आग करने के साथ घर से भी निकाल देंगे, मगर एक हिंदू लड़की से शादी नहीं करने देंगे। इन्हें अपने नाम, अपनी नस्ल की फ़िक्र थी। मैं इस वक्त मजबूर हो गया कि मैं आसाइशों पैसे के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए जहाँ उन्होंने कहा मैंने हाँ कर दी। मगर अब मज़ा आएगा जब मैं अंजला से निकाह के वक्त ये कहकर इनकार कर दूंगा कि इस लड़की का किरदार ख़राब है। इसने पड़ोस के लड़के से चक्कर चलाकर हमारे पीछे भेजा ताकि रिश्ता ख़त्म हो जाए। अली ने मक्कारी से सारा प्लान बताया। तबस्सुम हैरानी से सुन रही थी। मगर इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मधु तो अपने मुल्क वापस चली गई। दूसरा, इस सब में हमारी बदनामी होगी। बदनामी हमारी नहीं, इन लोगों की होगी। अंजला की असलियत जानकर डैड को अपनी गलती का एहसास होगा। वो दोबारा मेरे बारे में कोई भी फ़ैसला हरगिज़ नहीं करेंगे। यही मैं चाहता हूँ। और जहाँ तक बात मधु की है, अली कहते एकदम चुप कर गया। ज़ेरेला मुस्कुराने लगा। इसका बस हमारे पड़ोस में आबाद है। वो देश इसी का है, कौन सा मुश्किल है इसे वापस लाना? अली ने जुमाइनी अंदाज में कहा और फिर सीटी बजाता वहाँ से उठकर चला गया। नुसरत ने लाउंज में बैठे माँ बेटे को जल्दी से चाय पेश की, फिर तेज़ी से किचन की तरफ चली गई। वो दरअसल अली के एक्सरे करती निगाहों से अजीब सी उलझन महसूस करती थी, इसलिए इसका सामना कम से कम करती, मगर एक घर में रहते हुए यह नामुमकिन नहीं था। नुसरत वापस किचन की तरफ जाते बुड़बुड़ाने लगी। अजीब घटिया किस्म का इंसान है। पता भी है कि मैं शादीशुदा 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर खबीस की हरकतें। नुसरत ने किचन में आकर तेज़ी से सिंक का नलका खोला और अपने हाथ धोने लगी, जैसे कुछ देर पहले चाय पकड़ते अली ने जानबूझकर छुआ था। 24 साला नुसरत के अंदर गुस्से से उबाल उठ रहे थे। वो आम काम वालियों की तरह बुज़दिल, डरपोक या एहसानात के नीचे दबी मजलूम मखलूक नहीं थी। वो तो हंसी खुशी अपने ज़ाती घर में रह रही थी। ये तो इसके शौहर दिलावर को शहर में बसने और रहने का शौक़ था, इसलिए वो दोनों अपने ख़ानदान से लड़ झगड़ कर इन्हें नाराज़ करके शहर आ बसे थे। कुछ अर्सा तो ख़ानदान वाले नाराज़ रहे, मगर जल्दी रिश्तों की कशिश ने एक दूसरे की तरफ खींच लिया था। दिलावर को सबसे पहले अब्दुर्रहमान की फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी मिली। जब अब्दुर्रहमान की फ़ैमिली अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो अब्दुर्रहमान ने अपने घर के लिए जिन काबिल एतबार लोगों का इंतखाब किया, इनमें दिलावर सर फहरिस्त था।
दिलावर को क्या चाहिए था, इसने अब्दुल-रहमान से बात की। अपनी दोनों बच्चियों बीवी को शहर लाना चाहता है। अब्दुल-रहमान को क्या इतराज़ होना था, बल्कि इसे घर के लिए एक अच्छी मुलाजमा मिल गई थी। नुसरत ने दिलावर की मोहब्बत में ये बात मान तो ली, मगर पहले इसे नौकरानी की तरह काम करने और लोगों की बातें सुनने पर सख्त गुस्सा आता। वह अक्सर दिलावर से उलझ पड़ती। दिलावर में इतनी मेहनत ईमानदारी से काम करती हूँ, मगर फिर भी बेगम साहिबा का मिजाज बिगड़ा ही रहता, हमेशा डांटती रहती हैं। गांव में तो मैं अपने घर की मलिका थी, मगर यहाँ अगर तूने मुझे नौकरानी बना दिया। तो दिलावर मोहब्बत से इसे समझाने लगता, नुसरत क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी बच्चियाँ शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ें? अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। दिलावर ने बच्चियों का जिक्र किया। नुसरत चुप कर गई। बच्चियाँ इन दोनों की कमज़ोरी थी। बड़ी बेटी आयशा 6 साल की और इससे छोटी सादिया 4 साल की थी। अब नुसरत को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, जिसके लिए हर वक्त दुआएं मांगती रहती। अगर दिलावर को बता दूं कि इसके छोटे साहब की असलियत क्या है, तो 1 मिनट ना लगा इस शैतान को गोली मारने में। गीले हाथ को अपने दुपट्टे से साफ करती नुसरत ने सर झटका था। सुबह बखैर। ऐना ने जल्दी से मोबाइल कान से लगाया और मोहब्बत भरे अंदाज में जवाद से कहा। ऐना जानती थी कि इसके बाद अजवाद का जवाब क्या होगा। वो ज़ेर लब मुस्कुराने लगी। सुबह की रोशनी और ताज़ा हवा खुली खिड़की से कमरे में आ रही थी। ऐना ने 3 साला माहिद की तरफ देखा, जो बिस्तर पर लेटा गहरी नींद में गुम था। माहिद की तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं हुआ? माहिद को मौसम बदलने के साथ बुखार का मसला हो जाता है, इसलिए इसकी ख़ास केयर करनी पड़ती है। तुम्हें अगर मसला है तो मैं आकर इसे ले जाऊं। अजवाद की अगली बात ने ऐना को सुलगा दिया था। अजवाद, माहिद को पिछले 1 साल से मैं ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ। आपकी अगर तसल्ली नहीं है, शौक़ से आकर अपने सगे बेटे को ले जाएं, मगर ये मत भूलें कि सौतेली से इसकी माँ तो हूँ। ऐना ने काटदार लहजे में कहा और अजवाद की बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर खड़ी गहरी सांस लेती रही, फिर फिक्रमंदी से सोए माहिद के पास है इसके माथे पर हाथ लगाकर बुखार चेक करने लगी। शुक्र है बुखार तो नहीं है। ऐना ने इत्मीनान भरी सांस ली थी। कल से रात ढोलकी के फंक्शन में माहिद बहुत सुस्त हो रहा था। तब ऐना ने बातों ही बातों में माहिद की बेचैन तबीयत का जिक्र अजवाद से किया। वो ही सुनकर दूर बैठा इकलौते लाडले बेटे के लिए तड़प रहा था। ऐना ने कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, जब मोबाइल की मैसेज टोन सुनकर बेसाख्ता रुक गई। मुड़कर मेज़ पर रखा मोबाइल उठाया। सुबह बखैर ज़िंदगी, उसकी तरफ से वो मखसूस मैसेज था जिसे वो हर सुबह सुनने की आदी थी। एक तंज़िया मुस्कुराहट ऐना के होंठों पर फैल गई और वो मोबाइल मेज़ पर रखकर कमरे से बाहर निकल गई। ऑफिस के लिए तैयार होता अजवाद बार बार मोबाइल को उठाकर देखता। ऐना का मैसेज नहीं आया। जल्दी से नाश्ता किया, ऑफिस के लिए निकल गया। गाड़ी ड्राइव करते इसकी तवज्जो ऐना की तरफ थी। मैं भी ना हमेशा इसका दिल दुखा देता हूँ। अजवाद ने ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी और फिर गहरी सांस लेकर नीचे उतर गया। ऑफिस में कामों का ढेर इसका मुंतज़िर था। इसके दिल की सुई ऐना और माहिद में अटकी हुई थी। लंच ब्रेक में अजवाद ने सुस्ती से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और आंखें बंद कर लीं। इसकी बंद आंखों के पीछे एक पुरकशिश लड़की के कितने ही रूप रोशन हो गए थे। अजवाद को आज भी याद था कि यूनिवर्सिटी के पहले साल ही वो गैर महसूस अंदाज में ऐना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। फाइनल ईयर में दोनों ने मुस्तकबिल के कई वादे साथ निभाने का अहद किया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूनिवर्सिटी से फारिग होते अजवाद का रिश्ता इसकी तायाजात से तय हो गया। अजवाद के हर एहतजाज, हर ज़िद को रद्द कर दिया गया। उसने घर छोड़ने की धमकी दी, जिसे अनसुनी करके शादी की तैयारियां करते रहे। अजवाद ने आखिरी हरबे के तौर पर ऐना से चंद गवाह की मौजूदगी में निकाह करने का फ़ैसला किया, मगर इस मुकाम पर आकर ऐना ने इनकार कर दिया। अजवाद, मोहब्बत बहुत खूबसूरत सही, शायद ज़िंदगी मोहब्बत के बिना अधूरी हो, मगर सबसे बड़ा सच है कि हमारे वालिदैन, हमारी इज़्ज़तें, हमारे घर वालों का मान, प्यार, एतमाद यह अव्वलीन हिस्सा होता है जिसके बगैर हमारी हंसती मुस्कुराती मुतमईन ज़िंदगी की पेंटिंग मुकम्मल नहीं होती। और मैं अपनी मोहब्बत को बेतौकीर करना नहीं चाहती। शायद किस्मत को इनकी सच्ची मोहब्बत का ये अंदाज़ इतना पसंद आया कि इन दोनों को फिर से एक होने का मौका मिल गया। अजवाद की बीवी माहिद की पैदाइश के 1 साल बाद कैंसर की वजह से मर गई। उसने 1 साल इसकी जुदाई और याद में गुजारे कि बिलाशुबा वो एक अच्छी बीवी और इंसान थी। उसकी उदासी और तन्हाई को देखकर इसके वालिदैन ने इसकी दूसरी शादी का कसद किया और इस बार बग़ैर इससे पूछे, इसे बताए रिश्ता लेकर ऐना के घर चले गए। एजाज़ और फरहत दूसरी शादी वाले मर्द के रिश्ते को इनकार करने ही वाले थे,
جب شہلا نے ساس کے کان میں سرگوشی کر دی کہ اینا نے اسی شخص کی خاطر جوگ لیا ہوا ہے، یہ سن کر وہ چپ کر گئے۔ اینا جو ہر رشتے کو منع کر دیتی تھی اجواد کے رشتے پر ہاں کہہ گئی، تو اور کیا بحث کرتے؟ سوچ لو، ایک بچہ بھی ہے اس کا۔ شہلا نے آخری بار اینا کو سمجھانا چاہا، اینا کا جواب ہاں میں ہی تھا۔ میں نے اس کے ہجر میں جتنے ماہ و سال کاٹے، یاد کا زہر پیا، میرے نزدیک باقی سب کچھ بہت معمولی سے رہ گیا۔ اجواد ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ جب اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی، اجواد نے جلدی سے آنکھیں کھول کر موبائل اٹھایا۔ کھانا کھایا؟ کیا کھایا؟ جلدی سے کھانے کی تصویر کھینچ کر بھیجیں۔ اینا کا دھونس بھرا میسج پڑھ کر اجواد مسکرا دیا۔ اگر اینا میسج کر کے ہر روز کی طرح اس سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں سوال نہیں کرتی تو اجواد نے لاپرواہی میں چائے یا کافی پہ گزارا کر لینا تھا۔ اس لیے اینا تصدیق کے لیے اسے تصویر بھیجنے کا کہتی ہے۔ بات پوری ہوئی تھی کہ رات ٹوٹ گئی۔ تم ناراض تھی اس لیے نہیں کھایا، اجواد نے مسکراتے میسج ٹائپ کیا۔ ساتھ ہی بیل بجا کر پیون کو کھانا لانے کا بھی کہا۔ میں نے بھی نہیں کھایا مگر بہت بھوک لگ رہی ہے، اینا نے معصومیت سے میسج کیا۔ اجواد مسکرانے لگا۔ کچھ دیر میں پیون کھانے کی ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوا تو اجواد نے سب سے پہلے تصویر کھینچی اور اینا کو بھیج دی۔ محترمہ آپ بھی کھا لیں، اجواد نے کہا تو اینا نے مسکراتا ہوا آئیکن بھیج دیا۔ اجواد مطمئن ہو کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خوبصورت اور نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں کرنل خاور فرح پریشان چہرہ لیے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے غصے سے بھرے اعجاز ملک اور فرحت بیگم بیٹھے تھے، جبکہ ایک سنگل صوفے پر بظاہر ادب سے سر جھکائے مگر بے چینی سے پہلو بدلتا آفتاب بیٹھا تھا۔ آفتاب 10 یا 12 سال کا بچہ تھا جب سے ہم اسے جانتے ہیں۔ آپ کی بیٹی مریم ہمارے لیے انزلہ اور اینا جیسی، آپ کے بچوں اور اپنے بچوں میں ہم نے کبھی فرق نہیں سمجھا۔ ان سب کے بچپن لڑکپن ساتھ ساتھ گزرے، اس لیے تو آفتاب کو ہمارے گھر میں بلا جھجک آنے اور جانے کی اجازت ملی۔ مگر اعجاز نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ایک سخت نگاہ آفتاب پر ڈالی۔ آفتاب نے لب بھینچ لیے، پہلے اپنے والدین سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ سن چکا تھا۔ دیکھیے اعجاز بھائی، آفتاب نے غلط حرکت کی ہے مگر فرح نے نرم لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ غلط حرکت؟ یہ چھوٹی بات تو نہیں، میرے بچی کے کردار پر بات آ سکتی تھی۔ اگر اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا تو ہم سب کو کیا منہ دکھاتے؟ فرحت نے فکر مندی سے کہا۔ اس لیے تو یہ سب کیا۔ آفتاب نے منہ بنا کر دھیمے لہجے میں خود کلامی کی۔ کرنل خاور کے تیز کانوں نے سن لیا تھا۔ انہوں نے سخت نگاہ لاڈلے بیٹے پر ڈالی۔ ہم تو اسی دن بات کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ لوگوں کو واپسی کا انتظار تھا۔ بہرحال آپ آفتاب کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ شریف گھرانوں میں زبان دے کر پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ اگر آفتاب کی پسند یا مرضی تھی تو پہلے طریقے سے رشتہ لے کر آتا۔ آرمی میں ہو کر گلی کے غنڈوں والی حرکتیں سے زیب نہیں دیتی، اعجاز ملک نے سخت لہجے میں کہا تو آفتاب نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر اپنے والدین کے لاکھ اشارے کرنے پر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لمبے چوڑے خوبصورت شخصیت کے مالک آفتاب کو کھڑا دیکھ کر فرحت بیگم نے تصور میں انزلہ کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھا، بے اختیار ماشاءاللہ کہہ کر نظریں چرا گئیں۔ کاش یہ لڑکا پہلے رشتہ لے آتا۔ دبلے پتلے مناسب نین نقش قد کاٹ کے علی کی نسبت آفتاب سچ میں آفتابی لگتا تھا۔ سب سے پہلے انکل میں معذرت کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی ذہنی اذیت اٹھانی پڑی، مگر دوسری طرف اس میں غلطی بھی آپ لوگوں کی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اچانک بغیر کسی کو بتائے انزلہ کا رشتہ ہی طے کر دیا، جبکہ میرے والدین امریکہ سے واپس آنے کے انتظار میں رہے۔ آفتاب نے اتنے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اعجاز ملک فرحت بیگم ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ انکل آپ نے بجا فرمایا کہ میں آرمی میں ہوں، اس لیے تو اپنے حق اور محبت کے لیے لڑتا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے ہزاروں امیدواروں میں سے ملک و قوم کی خدمت کے لیے چنا گیا، مگر انزلہ کے لیے مجھے ریجیکٹ کرنے کی مضبوط وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آفتاب نے بظاہر نرم لہجے میں سوال کیا مگر اس کے لہجے کی مضبوطی بالکل اس کے ارادے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ احمق بیٹھ جاؤ، ہم نے بھلا رشتہ ہی کب مانگا جو ان کے پاس انکار کی کوئی مضبوط وجہ ہوتی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے سے اچھا اور ہیرا لڑکا انہیں اور کہاں ملے گا۔ ہم ابھی بھی رشتہ لے کر جائیں تو یہ لوگ منع نہیں کریں گے، کرنل خاور نے باروب انداز میں کہا تو آفتاب اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے سر جھکا گیا کیونکہ اعجاز ملک کے چہرے کے تاثرات ایسے ہی تھے۔ انزلہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا نکاح ہے، اعجاز نے جلدی سے کہا۔ بھائی صاحب آپ تحمل سے سوچیں، انزلہ ہمارے گھر بہت خوش رہے گی، سب سے بڑی بات ساری زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے گی۔
فرا نے نرمی سے کہا تو اعجاز ملک اور فرحت بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، جہاں میری پوسٹنگ ہوگی وہ بھی وہیں رہے گی۔ آفتاب نے منہ بنا کر خود کلامی کی۔ کرنل خاور نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ نروٹھے پن سے کھڑا رہا۔ کاش آپ لوگ پہلے آ جاتے، اعجاز ملک نے گہری سانس لے کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ حق کے ہمسائے اور برسوں کے تعلقات کا بھرم رکھتے ہوئے انزلہ کا نکاح خیر خیریت سے ہونے دیں گے۔ اعجاز نے سنجیدگی سے کہا اور واپس چلے گئے۔ واہ جی، آپ نے کون سا حق کی ہمسائیگی نبھائی ہے یا برسوں کے تعلق کا مان رکھا جو ہم سے امید ہے؟ آفتاب نے منہ بنا کر کہا جب کرنل خاور نے اس کی طرف دیکھا۔ شکر کرو بیٹا جی، تو میرے وقت میں آرمی میں نہیں تھے، ورنہ سیدھا کورٹ مارشل کرتا تمہارا۔ نالائق، احمق، کس نے کہا تھا انزلہ کے منگیتر سے ہاتھا پائی کرنے کو؟ کرنل خاور نے ڈپٹنے والے انداز میں پوچھا۔ انزلہ کو اس لنگور کے ساتھ دیکھ کر مجھے موقع ہی مناسب لگا کہ اس لڑکے کو سچ پتہ چلنا چاہیے، آفتاب نے اطمینان سے کہا۔ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا؟ فرا نے حیرانی سے سوال کیا تو آفتاب نے سر ہلایا۔ آفتاب، مذاق اپنی جگہ، اس طرح تم کسی کی بدنامی کا باعث بن جاؤ گے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ کرنل خاور نے سنجیدگی سے کہا تو آفتاب کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، انزلہ کو کھونے کا ڈر مجھے اس حد تک لے گیا۔ ہائے میرا بچہ، فرا کے دل پر ہاتھ پڑا جبکہ کرنل خاور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ سچ میں آفتاب ایسا ہی ہے، شروع سے منہ پھٹ اور بولڈ، اپنی بات پر ڈٹ جانے والا۔ شیلا نے ساس سے ملاقات کا قصہ سنا تو مسکرا کر کہنے لگیں۔ اینا اور انزلہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، سامنے شادی کے کپڑے بکھرے تھے۔ انزلہ ایک سوٹ کے کام پر ہاتھ پھیرتے کسی گہری سوچ میں تھی۔ ہیرا لڑکا ہے، جب سے سنا کہ آفتاب اپنی انزلہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تب سے علی کی آنکھ نہیں بھارا۔ فرحت بیگم نے معصومیت سے کہا تو اینا اور شیلا ان کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، اینا نے مسکرا کر کہا۔ فرحت بیگم بھی مسکرانے لگیں، پھر ان کی نگاہ انزلہ پر رک گئی، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انزلہ، فرحت بیگم نے نرمی سے پکارا تو اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ انزلہ بیٹی، ابھی وقت ہے، اگر تم علی کے رشتے کے لیے راضی نہیں تو اپنے ابو کو بتا دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ امی، اینا نے حیرانی سے ماں کو پکارا۔ اس میں اتنا حیران اور پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی بیاہ کوئی ایک یا دو دن کی بات نہیں، ساری عمر کا معاملہ ہے۔ ہماری جذباتی غلطی کہ ہم نے آنن فانن اس کا رشتہ طے کر دیا، جبکہ ابھی علی کو صرف تصویر میں دیکھا تھا کیونکہ تمہارے باپ کے جگری دوست کا بیٹا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے امریکہ میں تھا، مگر علی سے ملنے کے بعد سچ کہوں تو میرے دل کو نہیں لگا، مگر میں چپ کر گئی اور فرحت بیگم کہتے خاموش ہو گئیں، اور آفتاب کے رشتے کا سن کر آپ کے دل میں دبی خواہش فوراً باہر آ گئی۔ اینا نے منہ بنا کر کہا، آفتاب ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ان کا گھرانہ کتنا بہترین ہے، کیا ہم سب نہیں جانتے؟ عبدالرحمن کی فیملی کو تو ہم بس دور سے ہی جانتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ انزلہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ فرحت بیگم نے نرمی سے کہا۔ امی، انزلہ نے ماں کی طرف دیکھا، میرے پاؤں میں فیصلے کی زنجیر ڈال کر اوڑھنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ انزلہ نے تلخی سے کہا اور تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انزلہ میری بات سنو، شیلا فوراً اس کے پیچھے گئی۔ میری بچی خوش نہیں ہے، فرحت بیگم نے دکھی دل سے کہا تو اینا نے ماں کو گلے سے لگا کر تسلی دی۔ امی آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اینا نے کہا تو فرحت بیگم دل میں بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگیں۔ ہیلو انزلہ، انزلہ نے انجان نمبر سے آتی کال ریسیو کی تو ایک جانی پہچانی آواز سن کر چونک گئی۔ آپ کون؟ انزلہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور ایک انجان نمبر سے بے تکلفی سے اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ انزلہ کی حیرانی بجا تھی، اتنی معصوم لگتی تو نہیں۔ طنزیہ انداز سے کہا گیا تو انزلہ کو غصہ آ گیا۔ تمیز سے بات کریں، اس دن اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے تو بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ علی نے پھنکارتے ہوئے کہا تو انزلہ ساکت رہ گئی۔ علی، انزلہ نے بے یقینی سے نام لیا۔ علی کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ہائے، بوائے فرینڈ کے نام سے کیسے پہچان گئی؟ ویسے یار، پردہ کیسا، سچ بتاؤ تمہارے کتنے بوائے فرینڈس ہیں؟ میری تو امریکہ میں بہت سی گرل فرینڈ تھی، بلکہ ہیں۔ علی مزید بھی ذہن کی گندگی کو زبان سے اگل رہا تھا۔ انزلہ نے تو کال کاٹ دیا اور موبائل فون آف کر کے ایک طرف پھینک دیا، پھر اس کی باتوں کو سوچنے لگی تو اسے علی سے گھن محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پلیز اللہ میاں، یہی شخص نہیں۔ انزلہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ جس شخص کے ذہن اور لفظوں کی گندگی میں دور بیٹھے بھی سانس نہیں لیا گیا، اس شخص کے پاس ہونے سے ساری زندگی کیسے جیے گی؟
انزلہ سوچتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی کہ امی کی بات مان لوں۔ انزلہ نے ایک امید کے ساتھ سوچا، اس کی انا اڑے آنے لگی۔ میں نے کس غرور سے آفتاب کو ٹھکرایا تھا، اب کس منہ سے اس کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس نے بے بسی سے سوچا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علی نے ایک دو بار انزلہ کو کال ملائی مگر اس کا نمبر مسلسل بند مل رہا تھا۔ اس نے غلیظ گالی سے نوازتے موبائل پر اخلاق سوز گانوں کی ویڈیوز کھول لیں۔ ساتھ ہی وہ نشہ آور سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے دماغ پر نشہ پوری طرح حاوی ہو گیا۔ ناچتی گاتی جلوے بکھیرتی حسیناؤں کے جسم کے نشیب و فراز میں کھوئے علی کے دماغ پر اچانک ایک عکس لہرایا تو وہ چونک گیا۔ وہ بھی کسی سے کم تو نہیں۔ علی کے ذہن میں نصرت کا سڈول اور خوبصورت سراپا لہرایا تو بے اختیار اس نے سوچا، چلو جب تک کوئی اور نہیں ملتی اسی پر گزارا کرتے ہیں۔ علی نے بے باکی سے کہا اور پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ فضا میں ایک ناگوار سے بو اور دھواں سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دھوئیں میں شیطانیت کے عکس لہرا رہے تھے۔ علی کے حواس نشے میں ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ گناہ، ثواب، تمیز، ہر چیز بھلائے صرف اپنے نفس کے اشارے پر بندر کی طرح ناچ رہا تھا۔ انسانیت سے گرنے والے لوگ اس کتے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف ہڈی ملنے سے مطلب ہوتا ہے، اسے بھنبوڑنے نوچنے سے مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں انسانیت سوز مظالم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کے اس نوجوان عورت کا علی نے اس کے لیے اپنے باپ کے اتنے بڑے کہ ایک کنال پر مشتمل گھر کا اوپر والا پورشن رہائش کے لیے منتخب کیا تھا تاکہ وہ یہاں آسانی کے ساتھ اپنی من مرضی سے وقت گزار سکے۔ میں فنکشن سے ایک رات پہلے پہنچ جاؤں گا، جواد نے اطمینان سے کہا۔ کچھ دیر پہلے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا جب اینا کی کال آ گئی۔ ماہد باپ سے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ جواد تھوڑی دیر بیٹے سے بات کرتا اسے بہلاتا رہا۔ پھر اینا نے فون پکڑ لیا، جواد کے آنے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواد کتنا برا لگے گا اگر آپ داماد ہو کر غیروں کی طرح شادی میں شرکت کریں گے، اینا نے فکر مندی سے کہا۔ میں پہلے آ کر کیا کروں گا، جواد نے جھجک کر کہا۔ اینا کے گھر والوں سے اتنا گھلا ملا نہیں تھا، وہی جو سب کرتے ہیں۔ عجیب سوال ہیں آپ کے۔ پاپا جلدی آئیں پلیز ورنہ میں رو دوں گا۔ ماہد نے ماں کا ساتھ دینے کے لیے باپ کو بلیک میل کیا۔ میں آ رہا ہوں میرے بچے، رونا مت۔ اینا کے دل پر چوٹ پڑی۔ بھلے ماہد نے اس کا ساتھ دینے کے لیے باپ کو مجبور کیا مگر آج اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ وہ اجواد کی زندگی میں ہمیشہ دوسرے نمبر پر آئے گی۔ اجواد نے ماہد سے کہا مگر اینا نے فون ماہد کو پکڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ مما چلی گئی، ماہد نے کہا، پھر فون نیچے رکھ کر اپنی گاڑی سے کھیلنے لگا۔ اجواد نے گہری سانس لے کر کال کاٹ دی۔ ناراض کر دیا پھر سے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں مہندی کے لیے میں اور ثنا حال میں داخل ہوں، آپ سب کنیزوں کی طرح ہمارے ارد گرد کھڑے ہو کر پھول نچھاور کریں۔ مرتضیٰ ویسے ہی بولے جا رہا تھا۔ اینا اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اینا اور انزلہ رات کے کھانے کے بعد واک کرنے گھر سے باہر نکلے تو طویل اور خاموش سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اینا نے پوچھا۔ انزلہ خاموشی سے چلتی اپنے قدم گنتی رہی۔ انزلہ، اینا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انزلہ رک گئی، سر اٹھا کر بہن کی طرف دیکھا۔ اینا اپی میں کیا کروں؟ انزلہ تمہیں وقت پر کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، امی ٹھیک کہہ رہی تھی، شادی ساری زندگی کی بات ہے، سوچ سمجھ لو۔ اینا نے نرمی سے سمجھایا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ علی؟ کیا ہوا علی کو؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور چلنے لگی۔ اجواد بھائی کب آ رہے ہیں؟ انزلہ نے بات بدلنے کے غرض سے سوال کیا تھا۔ جب ان کا بیٹا حکم کرے گا۔ اینا اپی آپ تو ماہد سے پیار کرتی ہیں نا؟ ہاں بے وقوف، اس بچے سے کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا؟ مگر مجھے لگا، ہاں اور تمہیں لگا کہ میں شاید بہت ظالم اور سنگ دل سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ اینا نے مسکرا کر کہا تو انزلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی بہن کو بچپن سے جانتی ہوں، جو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، کبھی کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتی۔ وہ سوتیلی ماں بن کر بھی ظالم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اینا نے انزلہ کو گلے سے لگا لیا۔ انزلہ بھی جذباتی ہو کر رونے لگی۔ یہ جذباتی سین رات کی اس پیر ویران سڑک پر کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ کیپٹن آفتاب کی آواز پر دونوں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کیپٹن آفتاب پالتو کتے کے ساتھ رات کو چہل قدمی پر نکلا ہوا تھا۔ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، اینا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آفتاب نے سر تسلیم خم کیا جیسے بہت فخر کی بات ہو۔ ڈر تو میں بھی گیا ہوں کسی کے بچھڑنے کا سوچ کر۔ آفتاب کی نگاہیں انزلہ کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آفتاب تم نے دیر کر دی، بہتر ہے کہ اپنے راستے پر چلو۔
मैं अपने रास्ते पर ही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ चलने वाले रास्ता बदलना चाह रहे हैं। तुम फौजी कम, वकील ज़्यादा लगते हो, इतनी बहस। ऐना ने इसे घूरा तो आफताब कहा मारकर हंस पड़ा, जबकि अंजला ओह कहकर वापसी के लिए मुड़ गई। ऐना और आफताब बातें करते इत्मीनान से इसके पीछे आने लगे। अंजला ने घर के गेट पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो दोनों किसी बात पर बेसाख्ता हंस रहे थे। ऐना आपी भी ना, अंजला ने झुंझला कर सोचा और गुस्से से अंदर चली गई। बदतहजीब बहन है आपकी, आफताब ने उसे कहा। अच्छा है ना, तुम्हें भूलने में आसानी होगी। फौजी हूँ, अपनी बात से पीछे हट नहीं सकता, गुजारा कर लूँगा, आफताब ने मजलूमियत से कहा तो ऐना ने इसके सर पर चपत लगाई। हंसते अपने घर के खुले गेट की तरफ बढ़ गई। आफताब मुस्कुराता अपने घर के गेट की तरफ बढ़ गया था। अंजला को देख लिया, बात कर लिया, आज के लिए इतना काफ़ी था। कोने वाले सोफे में बैठी ऐना ने मुस्कुराते लाउंज में जभी कहके बखेरती ज़िंदगी से भरपूर महफिल की तरफ देखा। अजवाद आज सुबह लाहौर पहुंचा था, कुछ देर आराम किया। दोपहर के खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठ गए। आज एजाज मलिक के साथ हसन मुर्तज़ा भी घर पर थे। ऐना ने पहली बार अजवाद को सबसे घुलते मिलते देखा। माहिद बाप की गोद में ऐसे बैठा था जैसे फिर से कहीं चला जाएगा। अजवाद भाई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आप इतने खुश मिजाज हैं, मैं तो आपको खुश मिजाज समझता रहा। आप आज से पहले कहाँ थे? मुर्तज़ा ने कहा तो अजवाद मुस्कुरा दिया। बेटा जी ऑफिस में था। तो सब हंस पड़े। सब आपकी तरह शादी से 2 हफ्ता पहले छुट्टी करके घर नहीं बैठ जाते, शैला भाभी ने तंज किया था। बिल्कुल। उसी वक्त मुलाजिम ने मेहमानों के आने की इत्तला दी तो सब चौंक गए। कर्नल खावर और मिसेस फरा खावर मुस्कुराते अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे मुलाजिम मिठाई के टोकरे उठाकर अंदर ला रहे थे। अंजला इन्हें देखते ही तीर की तरह तेज़ी से उठी और अपने कमरे में चली गई। शैला ने ऐना को इशारा किया, दोनों तेज़ी से चाय बनाने किचन की तरफ भागी। कोई ख़ास बात है? ऐना ने मुलाजमों को हदायत दी और शैला भाभी से कहते फ़ौरन पलटकर लाउंज की तरफ चली आई। लाउंज के दरवाजे के पास रुक कर अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेने लगी। अजवाद ने हैरत से इसके चेहरे की तरफ देखा। ऐना के तासुरात देख कर इसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कर्नल खावर सोफे पर टांग रखे बैठे, मुंह में पाइप दबाए, अपने बारोब अंदाज में मुखातिब हुए। इनकी शानदार शख्सियत देखकर लोग वैसे ही मुतासिर हो जाते थे। कुछ दिन पहले आप हमारे घर आए, हमने आपकी बात सुनी और समझी भी। कर्नल खावर ने कहा, आज हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात तहम्मुल से सुनकर समझेंगे। कर्नल साहब, फैसला हो चुका है, एजाज मलिक ने संजीदगी से कहा। बिल्कुल, फैसला बच्चों की मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक करना चाहिए, कर्नल खावर ने कहा। तो एजाज मलिक पहलू बदल कर रह गए, जबकि हसन और मुर्तज़ा इस पहेली को सुलझाने में नाकाम नज़र आ रहे थे। हम अपने अकलौते होनहार बेटे कैप्टन आफताब का रिश्ता अंजला बेटी के लिए लेकर आए हैं, कर्नल खावर ने कहा। तो सब साकित रह गए। अंजला का निकाह तय हो चुका है, एजाज मलिक ने सख्ती से कहा। निकाह भी हुआ नहीं, बराए मेहरबानी बच्चों की खुशी का सोचें, मिसेस फरा ने कहा। हमारी बेटी खुश है, एजाज मलिक ने यकीन से कहा। तो अचानक मुर्तज़ा के जहन पर कुछ क्लिक किया। अंजला का उदास परेशान चेहरा इसकी निगाहों में घूमने लगा। क्या सच में? फरा ने दो टोक अंदाज में सवाल किया। एजाज मलिक ने उलझ कर फरत बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने फ़ौरन निगाहें चुरा ली थी। एजाज मलिक ठिठक गए। देखें एजाज साहब, आफताब को आप बचपन से जानते हैं, इसके मुताबिक इसके अखलाक, इसके किरदार से वाकिफ़ है। अंजला हमारे लिए मरियम की तरह है। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार ज़रूर ठंडे दिल से गौर करेंगे, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था। अंकल, बिलाशुबा आफताब एक बेहतरीन इंसान है, मगर आप लोगों ने देर कर दी, हसन ने नरमी से कहा। बेटा तुम समझदार हो, एक बार निकाह हो गया तो फिर देर सच में हो जाएगी। हम जवाब का इंतज़ार करेंगे, कर्नल खावर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। दोनों सबसे मिलकर वहाँ से चले गए। पीछे खामोशी और हैरत रह गई थी। शैला मुलाजमा के साथ चाय की ट्राली लेकर वहाँ आई तो ऐना के पास से गुजरते उसने वो रुक गई। क्या हुआ? शैला ने मसरूफ़ अंदाज में सवाल किया था। मेहमान चले गए, मगर ऐना ने कहा। तो शैला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हैं? शैला तफसील सुनकर हक्की बक्की रह गई। आखिर सामने वाले महाज पर फौजी हैं, ऐसे हैरत और बहादुरी के झटके सहने की आदत डाल लें। ऐना ने शरारत से कहा, तेज़ी से अंजला के कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तबस्सुम लाउंज में खड़ी गुस्से से चिल्ला रही थी। इसके सामने सर झुकाए नुसरत खड़ी थी, जबकि कुछ फासले पर दिलावर फ़िक्रमंद चेहरा लिए मौजूद था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तबस्सुम ने इस खामोशी पर मज़ीद भड़कते हुए कहा।
बेगम साहिबा मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी में घर के अंदर आऊँगी, अकेले नहीं। नुसरत ने दो टोक अंदाज में कहा तो दिलावर के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि तबस्सुम गुस्से से पागल हो रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर में चोर डाकू जानी बैठे हैं जो एक गंदी मैले कपड़ों पसीने में शराबोर औरत पर फिदा होंगे। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब्दुल-रहमान से बात करके निकलवाती हूँ तुम लोगों को। तो दिलावर फ़ौरन आगे बढ़ा, बेगम साहब माफ़ कर दें, दरअसल नुसरत का दिमाग ख़राब हो चुका है। वो कभी अपने पिंड से इतनी दूर नहीं रही, फिर मेरी वजह से इसे नौकरानी बन गई है, इसलिए परेशान है। दिलावर ने मिन्नतें करते हुए कहा तो तबस्सुम गुस्से से बुड़बुड़ाते सोफ़े पर बैठ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, दिलावर ने बेगम साहिबा के कदमों में बैठते हुए कहा। अली के निकाह का फंक्शन सर पर है, मुझे शॉपिंग करने बाज़ार जाना पड़ता है, हज़ारों काम रुके हैं। अब अगर नुसरत को घर नहीं देखेगी तो मुझे क्या फ़ायदा इसे काम पर रखने का। तुम्हारे साहब आज भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए, वो अक्सर घर पर नहीं होते। इसी वक्त तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर अली आया, इन लोगों पर सरसरी सी निगाह डालकर घर से बाहर निकल गया। देखा मेरे बेटे को, अपने आप में मगन रहता है, घर में और है ही कौन जिसका नुसरत को डर है। बेगम साहिबा आइंदा ऐसे नहीं होगा। दिलावर ने मिन्नत और तरलों से बमुश्किल तबस्सुम का गुस्सा कम किया। मगर अपने क्वार्टर में आती नुसरत पर बरस पड़ा था, तुम पागल हो गई हो। नुसरत ने बहस नहीं की, वो जानती थी दिलावर गुस्से का तेज़ है। अगर वो अली के बारे में हल्का सा भी इशारा या शिकायत करती तो कोई भी कदम उठा सकता था। मेरा शहर में दिल नहीं लगता, नुसरत ने उदासी से कहा तो दिलावर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। नुसरत बेआवाज़ रो रही थी। दिलावर इसके पास आकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ नुसरत कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को शहर में पढ़ाना चाहता हूँ, गांव में भी लोग पढ़ते हैं। दिलावर अपने औकात से ऊंचा मत उड़ो, ये ना हो कि मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरो, नुसरत ने कहा। फिर दोनों बच्चियों के पास जाकर बैठ गई। दिलावर सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। अली पागल है क्या? ऐना ने जब अंजला की ज़ुबानी अली का नया मुतालबा सुना तो हैरान रह गई। जब ऐना और शैला आगे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो अंजला परेशान चेहरा लिए कमरे में टहल रही थी। वो सब अंजला के साथ पार्लर जा रही थी, आज अंजला के फेशियल की अपॉइंटमेंट थी। मुझे तो पागल ही लगता है, अंजला ने थके अंदाज में कहा। सोफे बैठ गई। फ़ोन किसका था? तबस्सुम आंटी का, कह रही थी कि 15 मिनट तक अली आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। क्यों? तुम को सड़क पर बैठी हुई जो इनके फ़ोन पर मुँह उठाकर चल पड़ोगी शॉपिंग करने? हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बड़ों की मर्ज़ी इजाज़त से सब कुछ होता है, हद है भाई। शैला भाभी ने तपे अंदाज में कहा। मैं अम्मी को बताती हूँ। अंजला थक कर बैठ गई। वो अली की हरकतों से बेजार हो चुकी थी, जो इसे अजीबोगरीब मैसेज करता, बार बार कॉल करता। हालांकि ना तो अंजला इसके मैसेज का जवाब देती और ना ही कॉल रिसीव करती। दरअसल अली जान को आ गया था कि अंजला को इसमें या इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। वो भी अंजला को ज़हनी अजियत देने के लिए ऐसी हरकतें करता था। अंजला इसकी वजह से शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार थी। अब पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। अब्बू, कैसे लोगों में आपने अंजला का रिश्ता तय कर दिया? निकाह में चंद दिन बाकी हैं और आप इनके मुतालबे सुन रहे हैं। ऐना गुस्से से कमरे में चक्कर लगा रही थी, जबकि एजाज़ मलिक और फ़रहत बेगम हैरत से इसे देख रहे थे। एजाज़ मलिक की गोद में अखबार और आंखों पर ऐनक थी। जब ऐना कमरे में दाखिल हुई तो मगन अंदाज में अखबार पढ़ रहे थे। हैरत है, अब्दुल-रहमान तो बहुत सुलझे हुए इंसान है, एजाज़ मलिक ने कहा तो फ़रहत बेगम ने इन्हें घूरा। एजाज़ साहब, बुरा मत मानिएगा, मगर आपके ज़माने में लोग ज़्यादातर नेक और शरीफ ही होते थे। बात आज के दौर की, हमारे बच्चों की है। फ़रहत बेगम ने लफ्ज़ चबा कर अदा किया। एजाज़ मलिक खिसियाने से हो गए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि अली भी अच्छा बच्चा लगता है। अच्छा लगता है इसलिए बेटी को कुर्बान कर दें। आपने इतनी जल्दी की है कि देखे बिना अपने दोस्त के कहने पर फ़ौरन रिश्ता दे दिया। कम अज़ कम लड़के के बारे में पता तो करवा लेते। फ़रहत बेगम आज पूरी तरह अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। जब से कर्नल खावर और मिसेस फ़रा खावर रिश्ता लेकर आए थे, फ़रहत बेगम का दिल इनकी तरफ हुमक रहा था। मगर एजाज़ मलिक को अपनी ज़ुबान का ख्याल था, ये बात अक्सर दोनों में बहस की वजह बन जाया करती। अभी भी ऐसा ही हुआ था। ऐना ने अपना काम बखूबी कर दिया था, इसलिए वो इन दोनों के सामने इत्मीनान से बैठकर फलों की टोकरी में हाथ मारकर पसंदीदा फल देखने लगी। सुर्ख सा सेब उठाते खुशी से इसने वालिदैन की तरफ देखा, जो बहस करने में मसरूफ़ थे। गज़ब खुदा का, किसी से पूछने की ज़हमत भी गवारा नहीं कि हुक्म दे दिया कि जाने के लिए तैयार रहो। ऐना, ज़रा नंबर तो मिलाना इन तबस्सुम बेगम को। करती हूँ मिजाज दुरुस्त, फ़रहत बेगम ने कहा। ऐना ने जल्दी से सर हिलाते फ़ोन उठाकर नंबर मिला दिया।
बेल जाने पर फ़ोन माँ को पकड़ाकर मुतमईन अंदाज में कमरे से बाहर निकल गई। अब आएगा मज़ा। मम्मा की इन जाहिल लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया। डैड, ये सब आपकी वजह से हुआ। अली ने झुंझलाकर सामने बैठे वालिदैन की तरफ देखा। अब्दुर्रहमान ने सिगार पीते एक नज़र इस पर डाली। शर्मिंदा तो तुमने मुझे करवाया। मत भूलो तुम्हारा अमेरिका नहीं, यहाँ रस्म व रिवाज हैं, तौर तरीके हैं। तुम ऐसी हरकतें करके अपने साथ साथ मेरा ताल्लुक भी ख़राब कर रहे हो। अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में कहा। अली बुड़बुड़ाने लगा। इसने कितना कुछ सोच रखा था। अंजिला को शॉपिंग के बहाने लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा, अकेले में इसके साथ वक्त गुजारेगा। मगर फरहत बेगम ने फ़ोन करके तबस्सुम को खरी खरी सुनाई। बल्कि एजाज़ मलिक ने फ़ोन करके अब्दुर्रहमान को सख्त अल्फाज में कहा कि इनके ख़ानदान में ऐसी बातें अच्छी नहीं समझी जाती, जिस पर अब्दुर्रहमान बहुत शर्मिंदा हुए। अली बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत जाहिल और दकियानूसी लोग हैं। दोनों का निकाह होने वाला, इतनी इंसल्ट। तबस्सुम ने गुस्से से कहा। निकाह? अब निकाह के साथ रुखसती भी होगी, मेरी शर्त है। अली ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा तो दोनों चौंक गए। वो नहीं मानेंगे। अब्दुर्रहमान ने फ़िक्रमंदी से फ़ौरन कहा। अली ने बाप की तरफ देखा। तो रिश्ता तोड़ देना, मैं अब अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटूँगा। अली ने कहा। तेज़ी से वहाँ से चला गया। ये लड़का पागल हो गया, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अब्दुर्रहमान ने गुस्से से कहा। अली की बात मान जाएं, इसमें हमारा ही भला है, तबस्सुम ने नर्म लहजे में कहा। तो अब्दुर्रहमान ने चौंक कर बीवी की तरफ देखा। ये मधु को अभी नहीं भूला, दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हो सकता है। अच्छा, बीवी आ जाएगी तो इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी। तबस्सुम ने कहा। तो अब्दुर्रहमान सोच में पड़ गया। अच्छा, एजाज से बात करता हूँ। अब्दुर्रहमान ने कहते एजाज का नंबर डायल किया। तबस्सुम मुस्कुराते हुए इन्हें बात करता देख रही थी। खट्टा पानी ख़त्म हो गया, इसे कहो खट्टा और मीठा मिक्स करके लाए, और गोलगप्पे भी। ऐना ने सी करते सामने वाली कुर्सी पर बेजार बैठे कैप्टन आफ्ताब को देखकर कहा। फिर अपनी प्लेट में रखा आखिरी गोलगप्पा उठाकर मुंह में डाल लिया। पहले इतना बड़ा मुंह है, गोलगप्पा खाते मज़ीद फूल जाता है। पास बैठे अजवाद ने आफ्ताब के कान में सरगोशी की। ऐना ने सुन लिया, मगर इस वक्त बोलने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए बस घोरी से काम लिया। ऐना आपी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आफ्ताब ने मुंह बना कर कहा। मुझे भी, अजवाद ने कहा। किस बात की? ऐना ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा। आपने बात बनाने के बजाय बिगाड़ दी। पहले सिर्फ निकाह हो रहा था और अब रुखसती। आफ्ताब ने जब से अली के घर वालों का नया मुतालबा सुना था, इसके खून में उबाल उठ रहे थे। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारे लिए राह हमवार की। तुम थोड़े से मनहूस टाइप लगते हो, हर काम में रुकावट, हर काम मुश्किल। ऐना ने मुंह बनाकर कहा। तो अजवाद कहा मारकर हंस पड़ा था। जबकि अजवाद मुस्कुराने लगा। तो और क्या, बजाय इसके कि मेरा शुक्रिया अदा करते, उल्टा शिकवा कर रहे हो। मुझे देखो, सगी बहन के बजाय गैर शख्स का साथ दे रही हूँ। बदले में क्या मिला मुझे? ऐना ने आफ्ताब को घूरते हुए कहा। 2 दर्जन गोलगप्पे, ढेर सारा खट्टा मीठा पानी। कैप्टन आफ्ताब ने इत्मीनान से कहा। मेरे खाने पर नजरें जमाए बैठे हो। मुझे देखो, कभी अपनी बीवी का खाया पिया नहीं गिना। अजवाद ने फ़ौरन एंट्री मारी। देखें, मुझसे रिश्तेदारी करने से मुस्तकबिल में फ़ायदे भी आप लोगों को होंगे। सोचें, एक फ़ौजी से रिश्तेदारी आपके माशरती स्टेटस में कितना इजाफा कर देगी। आप हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए मुझे कॉल करेंगी और मैं मना कर दूंगा। अजवाद ने इसकी बात उचक ली। आफ्ताब ने अपनी धुन में सर हिलाते हुए कहा। तो और क्या? फौरी से एहसास हुआ तो बात बदल गया। नहीं, मैं ज़रूर ऐना आपी की हर बात माना करूँगा। रहने दो बेटा, इतने तुम फर्मा बरदार। अजवाद भाई, इतना भारी हाथ एक फ़ौजी को हिला कर रख दिया। आफ्ताब ने अपने कंधे को सहलाते हुए कहा था, क्योंकि उसने इसके कंधे पर हाथ मारा था। बस बेटा, फरहाद की तरह इश्क में मुशक्क़त काटी है, हाथ पाँव मजबूत होंगे। अजवाद ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। अल्लाह तौबा, ख़वातीन तो ऐसे ही बदनाम है। वो उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रही हैं? मेरे मसले का कोई हल? मेरी सगी बहन की शादी है, इसके वलीमे के लिए ड्रेस ना लूँ? ऐना ने मुंह बनाकर कहा। आफ्ताब सदमे भरी निगाहों से इसे देखने लगा। मेरे 300 रुपये ज़ाया हो गए। मेरे तो हज़ारों क्या लाखों ज़ाया हो चुके हैं। हौसला मेरे भाई, अजवाद ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तीनों कॉलोनी में बनी मार्केट में मौजूद थे, जहाँ से इनका घर करीब ही था। आफ्ताब ने इन दोनों को जाते देखा। जालिम लोग। सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, वहाँ से उठ गया। अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पर चलते राह में आए पत्थरों को ठोकर मारता। सारे ज़माने से खफा लग रहा था। मुझे ये निकाह नहीं करना। अंजिला को जब से पता चला था निकाह के साथ इसकी रुखसती है, तो घबराई हुई से फिर रही थी।
सिर्फ निकाह नहीं, रुखसती कहो, ऐना ने इत्मीनान से कहा। ऐना आप कैसी बहन है, मैं कितनी परेशान हूँ, आपको मजाक सूझ रहा है? अंजला ने रूहानसी होते हुए कहा। ऐना ने हमदर्दी से इसकी तरफ देखा। तुम किसी की बात भी तो मानती नहीं हो। जब अम्मी ने कहा था कि सोच लो, तुम जिद पर अड़ गई। क्यों, जो फैसला हो जी मुझे मंजूर है, अब रोना किस बात का? ऐना ने चिढ़ कर कहा। अंजला इसके पास आकर बैठ गया, अपना सर ऐना की गोद में रख दिया। मैं अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती थी, अंजला ने रुंधे लहजे में कहा। अगर शादी के बाद तुम खुश ना रही तो अब्बू को सही मायनों में तकलीफ़ होगी। अंजला, अब्बू अगर मेरी मर्ज़ी पसंद को सामने रखकर अजवात के बेटे के होते हुए मेरी शादी से कर सकते हैं, तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी क्यों ना मानते? आपको तो अजवात भाई से मोहब्बत ही ना, मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, मगर तुम्हारी आँखों, चेहरे, बातों से आफताब के नाम पर वही खुशबू, वैसी रोशनी फूटती है जैसी मोहब्बत के नाम पर मेरी आँखों, मेरे चेहरे पर नज़र आती है। कोई नहीं, अंजला ने मुंह बनाकर कहा। फिर अली ठीक है। अली अच्छा शख्स नहीं है, बहुत अजीब सी बातें करता है, अक्सर रात को कॉल करता है तो ऐसे लगता है जैसे नशे में हो। और ऐना साकित से रह गई इसकी बात सुनकर। बस अब फैसला हो गया, हम घर से भाग रहे हैं। आफताब ने ऐना के मुंह से अली के बारे में सुनते ही तड़प कर कहा। ऐना और अजवात माहिद को लेकर करीबी पार्क आए थे, जहां आफताब ट्रैक पर जॉगिंग करता हुआ नजर आया। ऐना ने इसे देखते कल रात अंजला से हुई गुफ्तगू सुनाई तो वो शॉकिंग सा सब भूलकर जज्बाती हो गया। पहले जॉगिंग ट्रैक पे तो भाग लो, फिर घर से भागना। अजवात ने इसका मजाक उड़ाया था। हाँ भाई, आप मोहब्बत याफ्ता लोग हैं, दूसरों को हकीर ही समझेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मगर जालिम समाज कब मान रहा है? बेवकूफ़ लड़के, तुम लड़की को तो आज तक मना नहीं सके, जालिम समाज को कैसे मनाओगे? भाई मान गए, क्या टिप दी है? आफताब ने अकीदत से अजवात के हाथ आंखों से लगाए। आफताब तेज़ी से हाथ हिलाता वापस ट्रैक पर भागता इसकी निगाहों से ओझल हो गया। क्या पट्टी पढ़ाई है इसे? मेरी बहन को घर से भगाने का मशवरा दे रहे हैं? ऐना ने घूर कर पूछा। क्या तुम्हें भगा कर लाया हूँ? मैं इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानता। कमाल है जनाब, ऐना ने दाद दी तो अजवात ने सर को खम दिया। सुनो, मुझसे शादी कर लो प्लीज़। अंजला ने फ़ोन उठाया तो आफताब की आवाज़ मुतालबा सुनकर हैरान रह गई। क्या दिमाग चल गया? अंजला ने चिढ़ कर कहा। नहीं, दिल कहीं रह गया। आफताब ने इत्मीनान से जवाब दिया। बहुत जल्दी ख्याल आया। अंजला ने तपे हुए अंदाज में कहा। देखो अंजला, मजाक अपनी जगह, मेरे ख्याल से बहुत हो गया। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, तुमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर इनकार कर लिया। अब बात करते हैं हाँ या ना की। अचानक आफताब अपने फौजियों वाले दबंग अंदाज में मुखातिब। अंजला चुप की चुप रह गई। तुम जानते हो, एक फ़ौजी के लिए इसकी ज़ुबान, इसका अहद ज़िंदगी मौत का मसला होता है। हम लोग ना अपने अहद से पीछे हटते हैं ना अपनी ज़ुबान से। मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ कि जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वो आज के बाद मेरा अहद बन जाएगा, फिर चाहे मेरा दिल टूटे या मैं खुद टूट जाऊँ। मैं तुमसे किया अहद निभाऊँगा। मुझे बता दो अपने दिल पर हाथ रख कर। बताओ अंजला, क्या सच में तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? कैप्टन आफताब की भारी और ख़ूबसूरत आवाज़ अंजला के वजूद पर इस दस्तक की तरह उतर रही थी जिस पर दिल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अंजला इसके लफ्ज़ों और लहजे के हिसार में गुमसुम खड़ी थी। बताओ अंजला, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। आफताब ने धड़कते दिल से सवाल किया। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ आज खेल चुका था। इसमें वो जीत भी सकता था और हार भी। अगर जीत जाता तो मोहब्बत की ज़मीन पर बादशाह बनकर राज करता, और अगर हारता तो मोहब्बत के दरगाह का भिखारी बनकर सारी ज़िंदगी भटकता रहता। अंजला को लग रहा था इसका सारा वजूद लरज़ रहा है, जबकि आफताब का सारा वजूद शदीद ज़लज़ले की लपेट में था। इसकी सारी दुनिया अथल पथल थी, हर चीज़ हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। मुझे मंजूर है, अचानक अंजला ने कहा, फ़ोन बंद कर दिया। आफताब को ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया साकित हो गई। जैसे जैसे आफताब के जहन पर अंजला के कई लफ्ज़ों का मफ़हूम वाज़े होता गया, इसकी दुनिया में उथल पथल रुक गई। हर चीज़ तेज़ी से वापस अपनी जगह चली गई, हर चीज़ तरतीब में आ गई। आफताब ने चीखते हुए याहू कहा और फिर उठकर नाचने लगा। आफताब, कमरे के खुले दरवाजे पर इसका शोर सुनकर कर्नल खावर मिसेस फरा हैरान से खड़े थे। दोनों में अभी भी सोच रहे थे। इनका बेटा सदमे की वजह से अपने हवास खो बैठा। मम्मा, अंजला मान गई है, आफताब ने खुशी से भरपूर अंदाज में कहा और फिर माँ को दोनों बाजों से पकड़कर घुमा दिया। फरा हैरानी और खुशी से हंसने लगी। अहमक, क्या अपने निकाह के लिए?
कर्नल खावर ने मुंह बनाकर कहा, आफ्ताब माँ को छोड़कर बाप के पास आया। डैड आपके बेटे से निकाह पर। आफ्ताब ने कहा और अपने बाप का हाथ पकड़कर खुशी से झूमने लगा। सॉरी, मैं इसके वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर ऐसी किसी तकरीब में शामिल नहीं होऊंगा। कर्नल खावर ने आफ्ताब के हाथ झटके एक अदा से वहाँ से वापस चले गए। ओफ मम्मा, डैड समझते क्यों नहीं? डैडी मेरी बात तो सुने, इसके वालिदैन भी मान जाएंगे। और आफ्ताब कहता बाप के पीछे भागा। फराह खुशी से अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। जल्दी से मरियम को कॉल मिलाई। तुम कब पहुंच रही हो? हाँ, मैंने आफ्ताब को कुछ नहीं बताया, इसके लिए तुम्हारा आना सरप्राइज़ है। फराह आहिस्ता आवाज़ में बेटी से बातें कर रही थी। तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। ऐना ने फरहत बेगम तक अंजिला के दिल की बात पहुंचाई तो फरहत बेगम जज्बाती होकर फ़ौरन शौहर के पास चली गई, जो लाउंज में ख़बरनामा देख रहे थे। शादी ब्याह बच्चों का खेल है, कोई मजाक है? कभी किसी से रिश्ता तय कर दें और शादी से पहले दूल्हा बदल दें। एजाज मलिक गुस्से में बोल रहे थे। फरहत बेगम परेशान चेहरा लिए ने कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मुर्तज़ा और हसन मार्केट से लौटे तो लाउंज में लगे तमाशे को देखकर रुक गए। ऐना परेशान सी अजवाद को देखने लगी, जो इसी वक्त लाउंज में दाखिल हो रहा था। अजवाद ने आंखों ही आंखों में से पुरसकून रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर एजाज मलिक के सामने आया। अंकल, आप गुस्सा मत करें, तहम्मुल से बात सुनें। और इनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। आफ्ताब हर लिहाज से अली से बेहतर है, फरहत बेगम बस यही कह सकें। अम्मी, बेहतर तो बहुत से लोग होते हैं, मगर इंतखाब किसी एक का किया जाता है। मेरे ख्याल से मौका नहीं ऐसी बातें करने का। शायद मेरा बोलना कुछ मुनासिब नहीं लगे, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, शादी करते वक्त लड़के और लड़की की मर्ज़ी की अहमियत अव्वलीन रखी जाती है। अजवाद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी जब से अंजिला का रिश्ता तय हुआ, मैंने एक दिन भी इसे खुश नहीं देखा। मेरी बहन मुरझा कर रह गई है। प्लीज़ अब्बू, अंजिला खुश नहीं तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। मुर्तज़ा ने बाप की मिन्नत करते हुए कहा। एजाज मलिक ने इन तीनों की तरफ देखा। एक बाप से ज़्यादा बेटी को कोई प्यार नहीं कर सकता। एक बाप आज अपने किए अहद, अपनी दी हुई ज़ुबान की वजह से मजबूर है। एजाज मलिक ने दिल गिरफ्ती से कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। फरहत बेगम मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। दोनों बेटे माँ को दिलासा देते हुए चुप करवा रहे थे। शादी वाले घर में उदासी ऐसे रच बस गई जैसे सर्दियों की उदास शामें होती हैं। मरियम के अचानक आमद नन्हे भांजे को गोद में लेकर आफ्ताब के दिल में फैलती उदासी कम नहीं हुई थी। वो जो पिछले कई दिनों से अपनी छुट्टियों को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, अंजिला की मायूं का सुनकर एकदम ही मायूस होकर पिंडी वापस जाने की तैयारी करने लगा। कम से कम अपनी आंखों के सामने तो अंजिला को किसी और डोली में बैठते नहीं देख सकता था। अब हर रोज़ साथ वाले घर से आती ढोलकी और गानों की आवाज़ें से शदीद जहनी अज़ियत में मुब्तला करने लगी थी। इसकी उदासी और चुप घर के बाकी अफराद को तकलीफ़ पहुंचा रही थी, मगर वो किस्मत के फ़ैसले के सामने मजबूर थे। जिस दिन अंजिला की मायूं थी, इस सुबह कैप्टन आफ्ताब अपने दिल में इसकी जुदाई का दुख लिए पिंडी रवाना हो गया। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। चूँकि ख़ानदान में 3 शादियाँ थीं, इसलिए सब बहुत पुरजोश थे। मुर्तज़ा और सना के फंक्शन शुरू होने से पहले अंजरा और अली की मेहंदी की छोटा सा फंक्शन था। इससे अगले दिन मुर्तज़ा और सना की मेहंदी थी। अंजिला की शादी इतनी जल्दी में तय हुई कि सब काम भागम भागी हो रहे थे। अंजिला को पार्लर छोड़कर तुम दोनों अजवाद के साथ अली के घर चले जाना, इसे मेहंदी का ड्रेस और सामान दे आना, फरहत बेगम ने संजीदगी से कहा। एजाज मलिक जो मुलाजिम को मुख्तलिफ हदायत दे रहे थे, उन्होंने एक नज़र अपनी नाराज़ संजीदा बीवी पर डाली। अम्मी, आपने इन्हें फ़ोन कर दिया? ऐना ने पूछा तो फरहत ने नफ़ी में सर हिलाया। मिसेस तबस्सुम का मोबाइल ऑफ है, तुम लोग घर चले जाओ, कोई तो होगा ना वहाँ। फरहत बेगम ने कहा तो ऐना और शैला भाभी ने मुलाजिम को कहकर सब सामान गाड़ी में रखवाया, फिर वो चले गए। फरहत बेगम, एजाज मलिक ने नरमी से पुकारा तो फरहत ने काटदार निगाहों से शौहर की तरफ देखा। हुक्म करें मलिक साहब, आपका हुक्म मानना हम पर फ़र्ज़ है। मैं अपनी बच्ची का दुश्मन तो नहीं। मलिक साहब, अगर अंजिला खुश नहीं रही तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपके सर होगी। जज्बाती पन से कहा। वो परेशान अफसरदा से खड़े के खड़े रह गए। अल्लाह तो नीयतों के हाल जानता है। एजाज मलिक ने बेसाख्ता दिल में अपने रब को पुकारा। नुसरत ने परेशानी से बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, जिसके बाहर वो खड़ी थी। वसी पोर्च में अली की गाड़ी खड़ी थी, जबकि तबस्सुम अब्दुर्रहमान कुछ देर पहले दिलावर के साथ शॉपिंग पे गए थे। अब बड़े से घर में सिर्फ नुसरत, इसकी दोनों बच्चियां थीं। नुसरत दोनों बच्चियों को साथ लेकर बैरूनी दरवाजे के पास खड़ी सोच रही थी कि घर के अंदर जाए या नहीं।
दिलावर के जाने के कुछ देर के बाद अली ने इंटरकॉम पर कॉल करके नुसरत को चाय के साथ पकौड़े बनाने का हुक्म दिया। नुसरत की छठी हिस्स किसी खतरे की घंटी बजा रही थी। उसने अपनी मासूम बेफिक्री से खड़ी हुई बच्चियों की तरफ देखा, इनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। सुंबल सुन, अगर मैं कहूँ तो कि भागो तो तुम फौरन भागकर साथ वाले चौकीदार अंकल रहमतुल्लाह को बुला लाना, ठीक है ना? बैरूनी लॉक खोलना आता है ना? नुसरत ने जल्दी से कहा। तो तेज समझदार सुंबल ने फौरन सर हिलाया। नुसरतुल्लाह का नाम सुनकर शानदार घर के अंदर दाखिल हुई तो एक नागवार बू इसकी नाक से टकराई। अली लाउंज के सोफे पर बैठा सिगरेट के कश लेता इसी तरफ देख रहा था। नुसरत को आता देखकर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। अली ने दोनों बच्चियों की तरफ देखा, नागवारी से मुंह बनाने लगा। इन्हें बाहर निकाल लो, अली ने हकारत से कहा। नुसरत ने इसकी बात अनसुनी कर दी और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। शाम ढल रही थी। इस वक्त घर में दूसरे मुलाजिम मौजूद नहीं थे। सुबह के वक्त काफ़ी चहल पहल होती जब दूसरे कामों के लिए रखे वक्ती मुलाजिम घर में मौजूद होते थे। तुमने सुना नहीं जाहिल औरत, नशे में अकल का साथ छोड़ते अली ने झुंझला कर कहा। लड़खड़ाता उठा नुसरत के पीछे किचन में पहुंच गया। नुसरत इसे देखकर डर गई। इसने आसपास नज़र दौड़ाई और अपने बचाव के लिए छड़ी उठाने लगी। जब अली तेज़ी से आगे बढ़ा, दोनों बच्चियां डर कर माँ से लिपट गईं। अली ने पास आकर दोनों बच्चियों को ज़ोर से झटके दिए तो पीछे जा गिरीं। अली नुसरत का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगा। नुसरत ने रोती सुंबल की तरफ देखा। इससे पहले कि नुसरत कुछ कहती, अली ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सुंबल माँ को मुश्किल में देखकर तेज़ी से उठी, सरपट बाहर की तरफ दौड़ी। सुंबल जैसे ही गेट के पास पहुंची, लॉक खोलने की कोशिश की, मगर लॉक इसके कद से ऊपर था। इस वक्त बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ आई। सुंबल ने गेट में बने सुराखों से बाहर देखा। दो औरतें और एक मर्द, एक छोटा बच्चा गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। अंकल बचाओ, मेरी अम्मा! सुंबल चीखें मारने लगी। वो चारों चौंक गए। मर्द तेज़ी से दरवाजे के पास आया, सुराख में से बच्ची को देखने लगा जो खौफ से मुसलसल चीख रही थी। सुनो भाई, अजवाद ने साथ वाले घर के बाहर बैठे चौकीदार को आवाज़ लगाई। भागा हुआ आया, लगता है अंदर कोई हादसा हो गया, मदद करें प्लीज़। अजवाद ने जल्दी से कहा। चौकीदार ने सुराख से झांका। रही तो सुंबल है, क्या हुआ बेटी? अंकल अम्मा को मार रहे हैं, बचाओ। सुंबल गला फाड़ कर रो रही थी। मैं दीवार कूदता हूँ, चौको चौबंद रहमतुल्लाह ने जल्दी से कहा। फिर अजवाद की मदद से दीवार से दूसरी तरफ कूद गया। रहमतुल्लाह ने गेट का लॉक खोला। बाहर खड़े वो सब फौरन अंदर आए थे। रहमतुल्लाह बिजली किसी तेज़ी से अंदर से आती चीखों को सुनकर भागा। इसके पीछे परेशान चेहरा लिए अजवाद के साथ ऐना और शैला भाभी तेज़ी से अंदर आए। अजवाद आगे था। लाउंज का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए रुका, फिर इसके गुस्से से उबलते खून ने जोश खाया था। ऐना और शैला लाउंज के खुले दरवाजे से नज़र आते मंजर को देखकर साकित रह गईं। शैला भाभी ने जल्दी से ऐना की शाल की तरफ इशारा किया जो इसने सर पर ओढ़े दुपट्टे के साथ कंधे पर ली हुई थी। ऐना समझकर तेज़ी से आगे बढ़ी। ऐन इस वक्त खुले गेट से आगे पीछे दिलावर, तबस्सुम बेगम, अब्दुल रहमान भी दाखिल हुए। दिलावर जिसने ढेर सारे शॉपिंग बैग उठाए थे, सुंबल और मरियम का बाप को देखते ही रोते इसकी तरफ बढ़ी और इससे लिपट गईं, जबकि दिलावर फटी फटी निगाहों से सामने रहमतुल्लाह और अजवाद से मार खाते अली को देख रहा था, जबकि नुसरत अपने फटे कपड़ों को ऐना की दी हुई चादर में छुपा रही थी। बिलक बिलक कर रोती ऐना को, नुसरत को ऐना और शैला संभालने की कोशिश कर रही थी। दिलावर की गैरत ने जोश मारा, अली पर पिल पड़ा। दिलावर शायद अली को मार ही देता, मगर अब्दुल रहमान तबस्सुम ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। दिलावर की आंखों के सामने अब्दुल रहमान के कई एहसान आए तो ज़मीन पर थूकता पीछे हट गया। तबस्सुम तेज़ी से बेहोश और खून में लथपथ बेटे की तरफ बढ़ी। अब्दुल रहमान ने नफरत से अली की तरफ देखा। काश ये मेरी औलाद ही ना होता, या पैदा होते ही मर जाता। दिलावर दोनों बच्चियों नुसरत को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिए वहाँ से चला गया। मैं आप लोगों से शर्मिंदा हूँ, अंजला बेटी का कसूरवार हूँ। एजाज मलिक से कहना कि मुझे मजबूर बाप समझकर माफ़ कर दे, मैं रिश्ता तोड़ता हूँ। अंकल आपके इंसाफ और फैसले का बहुत शुक्रिया, मगर यह सब जानने के बाद ये शादी वैसे भी नहीं होनी थी। फिर तेज़ी से वो सब वहाँ से बाहर निकल गए। इनके जाने के 1 घंटे बाद दिलावर भी अपना सब सामान समेटकर अपनी बीवी और बच्चियों समेत ये शहर हमेशा के लिए छोड़ गया। इसे मिलने वाला सबक इतना तल्ख था कि वह सारी ज़िंदगी अपनी बीवी से आंख मिलाने के लायक नहीं रहा था। इसने हमेशा इसकी बात, इसके डर को झुठलाया था। वो अपने रब का शुक्रगुजार था। खुद अपनी नज़रों में बहुत छोटा हो गया था कि अल्लाह पाक ने इसकी बीवी की इज्जत बचा ली।
एजाज मलिक के घर में सब अफराद के मौजूद होते गहरी चुप का राज था। अंजला को अली के बारे में जानकर हैरानी के बजाय खुशी हुई कि मौका पर इसकी असलियत सबके सामने आ गई। इसलिए वो अपने कमरे में काउच पर बैठी गोद में फ्रूट चाट का बाउल रखे दीवार पर लगी स्क्रीन पर नजरें जमाए पसंदीदा फिल्म देख रही थी। मुझे क्या पता था अब्दुल रहमान का बेटा इतनी ज़हनी पस्ती का शिकार है। अब मेहमानों को क्या कहेंगे, बेटी को माइयों बिठाकर अब शादी नहीं कर रहे। हमें एक बेहतरीन मौका मिला भी था, मगर क्या हम अंकल खाबर से बात करके देखें? बेटी वाले अगर रिश्ते की बात करते अजीब लगेगा। एजाज मलिक ने अफसरदगी से कहा। इन्हें अपने गलत फैसले का एहसास शदीद तकलीफ़ पहुंचा रहा था। शुक्र का मुकाम तो ये हमें अली की असलियत का पता चल गया, अगर शादी हो जाती तो। अजवाद खामोशी से उठकर लाउंज से बाहर निकल गया। ऐना ने पुरसोच अंदाज में से वहाँ से उठते हुए देखा था। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। पुरसकून रात में आसमान पर रोशन चांद में दालान में चक्कर लगाते अजवाद ने कहा। क्या मुश्किल नहीं अजवाद भाई, कसम से आज बहुत थक गया हूँ। इस वक्त नींद के अलावा किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, आफताब ने नीम मदहोशी से कहा था। अजवाद इसे तफसील बताने लगा। आफताब पुरसोच अंदाज में सोनते नीम अंधेरे में नजर आती दीवार को देख रहा था। अजवाद ने अंजला का रिश्ता टूटने का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। आफताब ने ऊपर फैले कंबल को पीछे किया, छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे उतरा। हेलो मरियम। आफताब ने सबसे पहले बहन को कॉल की। मरियम को समझाकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अब इसे कुछ घंटों में लाहौर पहुंचना था ताकि वो अपनी मेहंदी के फंक्शन में शमूलियत कर सके। आफताब तेज़ी से एक नंबर डायल करने लगा। इमरजेंसी में अपनी शादी के लिए छुट्टी लेने के लिए इसे रहनुमाई दरकार थी। एजाज मलिक का घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खूबसूरत सजावट देखने वाली आंखों को मसहूर कर रही थी। अंजला और आफताब की शादी का मेहंदी का फंक्शन तवक्को से बढ़कर शानदार रहा। दूल्हा जो शार्ट नोटिस पे पिंडी से भागा चला आया था, इसे अपनी तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिला। शुक्रिया अजवाद, आज आपकी वजह से मेरे घर के आंगन में खुशियां रक्स कर रही हैं। ऐना ने कहा तो अजवाद ने मुस्कुराकर सर तस्लीम खम किया। वैसे आइंदा कभी एतराज़ तो नहीं करोगी, है ना? अजवाद ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। आफताब इसे कोने में खड़े देखकर इशारे करके अपने पास आने को कह रहा था। किस बात पर? मेरा सौतेला इश्क बनने पर? हरगिज़ नहीं। फ़ज़ा में खुनकी बढ़ गई थी। अंजला जो काफ़ी देर से अकेली खिड़की के सामने बैठी रात की खामोशी को सुन रही थी। अजीब शख्स निकला अपनी मोहब्बत का आदी करके। और बस फिर आज ही क्या हो गया? पता भी है कि मैं कुछ दिनों के लिए मैके आई हूँ। इसी वक्त ऐना की कॉल आने लगी थी। मगर तुम्हें घर और बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। वॉक पर चले हैं? ऐना ने जल्दी से कहा। अंजला ने फ़ौरन हामी भर ली। सास को बताकर अंजला घर से बाहर निकल आई। बच्चे सो गए। ऐना ने शॉल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। साथ वाले घर के गेट से बाहर निकलती अंजला ने सवाल किया। नहीं, हमजा और वलीद दादा दादी के साथ खेल रहे हैं। हमजा और वलीद जुड़वा 5 साल के थे, जबकि शिफा 2 साल की प्यारी सी बच्ची थी। आफताब कब आ रहा है? ऐना ने सवाल किया तो अंजला ने उदासी से गहरी सांस ली। जब हालात बेहतर होंगे। अल्लाह खैर फरमाए। ऐना ने दिल से दुआ की। तुम आफताब की वो मोहब्बत हो जो इसका सौतेला इश्क बन चुकी है। तुम्हारे और बच्चों की हिफाजत की वजह से इसने तुम लोगों को खुद से दूर कर दिया। वो सरहदों की हिफाजत पर जांबाज सिपाही बनकर खड़ा है, मगर इसका दिल तुम लोगों के लिए धड़कता है। सरहदों की हिफाजत में जागते हुए दुश्मनों की गोलियों का सामना करते वो अपने वतन अजीज़ को पहला इश्क मानकर इसकी हिफाजत कर रहा है, मगर इसके तख़य्युल के आसमान पर तुम सब रोशन सितारों की तरह चमकते हो। अंजला ने भीगी आंखों से इसे गले लगा लिया। अंजर और ऐना एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर के खुले गेट से अंदर चली गईं। ऐना ने भी अपने तीनों बच्चों को जाकर देखना था। ऐना की बातों ने अंजला को एक नई राह दिखा दी थी। अंजला ने सोने से पहले आफताब को मैसेज किया। सुनो, अपने पहले इश्क और इस धरती का ख्याल रखना। दूर के किसी तन्हा मुकाम पर अंधेरी रात में जागते मेजर आफताब ने अंजला का मैसेज पढ़ा तो कई रातों से जागते मेजर आफताब के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। इसने खिड़की से नजर आती आर्मी की जीप की तरफ देखा। वो सरहद की हिफाजत के लिए अगले मोर्चे पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर तेज़ी से भागती जीप से नजर आते तारों से भरे आसमान को देखते मेजर आफताब इन दिनों को याद करके मुस्कुराने लगा जब वो एक जज्बाती नौजवान था जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी हद तक जा सकता था। इस वक्त आफताब को लगता था कि ज़िंदगी में इससे आगे कुछ नहीं, मगर आज जब वो वतन की मोहब्बत में सरशार दुश्मनों के दांत खट्टे करने इन्हें शिकस्त देने
हर मुश्किल मुकाम पर पहुंच जाता तो गोलियों के बौछार में आगे बढ़ता मेजर आफ्ताब सोचता कि हर सच्चे और खरे इंसान का पहला इश्क इसके वतन की मिट्टी, इसकी धरती माँ होती है। तो बस पहला और अव्वलीन इश्क मेजर आफ्ताब को अब अपने अव्वलीन इश्क में सुरखरू होकर शहादत का दर्जा पाना था। तब तक हर इश्क नातमाम ही रहता। इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तो भी अभी नातमाम, मैं भी अभी नातमाम। इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।